मित्रों नमस्कार। अनामिका जी पर चल रहे एकाग्र की इस 31वीं और अंतिम कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि 17 अगस्त से यह एकाग्र शुरू हुआ अनामिका जी पर, कवि, गद्यकार और अनुवादक अनामिका जी पर। 17 अगस्त जो कि उनका जन्मदिन है और यह वर्ष 2023 उनका 62वां जन्म वर्ष है। तो इस 62वीं जन्म तिथि पर जो है मित्रों, हम लोगों ने अनामिका जी पर यह एकाग्र प्लान किया और 17 अगस्त से लेकर आज 9 अक्टूबर है 2023, इतने दिनों में यह एकाग्र चला। अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के कुछ एक दिन कुछ कड़ियां लगातार हुई, बीच बीच में कुछ अंतराल भी आए। कई बार मैं यात्रा और कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त रहा, कई बार स्पीकर समय नहीं निकाल पाए, कई बार उनकी अपनी व्यस्तताएं रही। तो मित्रों, हमारी ओर से यही कोशिश रही कि किस तरह से उनके जो एक विभिन्न विधाओं में विपुल कार्य हैं उन पर अधिक से अधिक सामग्री यहाँ पर एकत्रित की जाए, उसे साझा किए जाए। कई विधाओं पर चर्चा हुई, कविताओं पर, उपन्यास पर, उनके कुछ ऐसे पक्ष जिनको लोग कम याद करते हैं या भूल जाते हैं, उन पर भी चर्चा हुई। मसलन कहानीकार का जो पक्ष है, प्रतिनायक संग्रह से उनकी 2 कहानियों का पाठ हुआ, उसमें से एक कहानी वह भी थी जो सारिका में आई, उसके भी कवर वगैरह हम लोगों ने दिखलाए। इसी तरह से उनके उपन्यासों पर 8 उपन्यास अब तक प्रकाशित हैं, उन पर भी क्रमवार चर्चा हुई, कई वक्ताओं ने उस पर बात की। यह भी हुआ कि कवि ने उपन्यास को चुना, मसलन राजेश जोशी जी ने 10 द्वारे का पिंजरा पर बात की। ऐसा भी हुआ कि कथाकार ने कविता को चुना, मसलन वंदना राग जी ने उनकी कविताओं पर बात की। ऐसे और कई रोचक तथ्य इस बीच देखने सुनने को मिले, अच्छा लगा। और स्वयं अनामिका जी से भी हमने अनुरोध किया कि वे भी आए। शिक्षक दिवस पर उनसे बातचीत हुई, बहुत ही शानदार बातचीत। और इसी तरह से उनके उपन्यासों पर क्रमवार बातचीत हुई। इनमें से कुछ एक कड़ियों को लेकर लेखकों से, संपादकों से यह अनुरोध भी आया है कि उन्हें एक कहीं लिखित रूप में कर लिया जाए, तो किसी पत्रिका में, किसी पुस्तक में उनमें से कुछ सामग्री को दिया जा सकता है। उस पर भी आगे हम काम करेंगे। फिलहाल आज यह अंतिम कड़ी है अनामिका पर एकाग्र 2023 की 31वीं कड़ी। और चूंकि अनामिका जी को कुछ देर बाद, कुछ घंटों के भीतर एयरपोर्ट भी जाना है, वे कुछ समय के लिए, कुछ सप्ताह के लिए लंदन जा रही हैं और आसपास। तो ऐसे में हम आज अधिक से अधिक उनको सुने। और खास तौर से जो आज की कड़ी डिजाइन की गई है वह इस तरह से है कि उनका जो आलोचकीय कर्म है उस पर भी हम सिलसिलेवार उन्हीं से सुन सके। इसी तरह से जो उनका अनुवादक का पक्ष है उस पर भी बात करेंगे। तो एक कवि, एक कथाकार कैसे विमर्शकार के रूप में, आलोचक के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। और वह यह भी नहीं कि किसी फैशन के लिए लिख लिया या कुछ संयोग से कुछ किताबें हो गई हों, ऐसा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में 18 से ऊपर उनकी पुस्तकें ऐसी हैं जो आलोचना की हैं, विमर्श की हैं। अनुवाद में भी संख्या लगभग 10 या कुछ अधिक आ जाएंगी उन किताबों की जिन्हें अनामिका जी ने अनुदित किया, ज्यादातर अंग्रेजी से हिंदी में और कुछ हिंदी से अंग्रेजी में भी। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं, उन्हें मंच पर लाते हैं। नमस्कार जी नमस्कार अनामिका जी, नमस्कार। क्या बताऊं, इतनी लंबी यात्रा हमने साथ एक नाव में बैठ कर की और बहुत धन्यवाद अंदर से मेरे
एक कृतज्ञता उमड़ती है कि तुमने एक अलाव जलाई और हम सब घेर कर बैठते रहे, जोई सोई कछु गाते रहे, सूरदास के शब्दों में कहें। जी जी बिल्कुल, हमें भी काफी अच्छा लगा। और इस बहाने बार बार कुछ लेखक ऐसे होते हैं मित्रों जिन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है। अनामिका जी की कृतियां, उनकी रचनाएं ऐसी ही हैं कि जिन्हें हम जितनी बार पढ़ें उतना कम लगता है। तो एक एक कर हम इनकी जो पुस्तकें हैं, आलोचना से शुरुआत करते हैं। तो आलोचना की जो पुस्तकें हैं उस पर बात करते हैं। और मैं स्वयं अनामिका जी से ही अनुरोध करता हूं कि मुझे लगता है कि जो इलियट वाली जो किताब है, पोस्ट इलियट पोएट्री, संभवतः पहली आलोचना की आपकी पुस्तक है, अगर दोनों भाषाओं की बात करें। जी, तो कैसे एक कवि, एक कथाकार आलोचना की ओर मुड़ता है और इस पुस्तक के साथ क्या अनुभव रहे लिखते हुए, इसके बारे में बतलाएं। ये वो दौर था जब मॉडर्निज्म से मेरा एक परिचय हुआ था बीए की क्लास में। और मुझे ऐसा लगा था कि जिसको मॉडर्निज्म कहते हैं वो एक तरह का भूकंप था। तब मुजफ्फरपुर में बहुत भूकंप आया करते थे। वो छोटे छोटे भूकंप कैसे कैसे धराशायी करते हैं। और हम लोग 1932 या 34 में जब भूकंप आया था उसकी भी चर्चा स्मृतियों में करते थे। तो भूकंप का मतलब क्या हुआ आधुनिकता के अर्थ में, ये मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा था। मुझे जब कोई बात आधी समझ में आती हो और आधी समझ में नहीं आती तो मैं उसको लिखना चाहती हूँ। लिखने से क्या होता है, जो प्रश्न आपके भीतर टहल रहे हैं और आपको तबाह कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ उत्तर उभर के आने लगते हैं। ये एक बड़ी अजीब प्रक्रिया है। भाषा के भीतर ही तो सभी प्रश्न हैं और सभी उत्तर हैं। एक तरह से जब कलम आप रखते हैं कागज पर, तो आपका जो अवचेतन है, जो प्रश्नकर्ता अवचेतन है, वो उत्तर ढूंढने लगता है। भाषा को अगर एक जल की तरह देखिए तो भाषा की निचली तह पर, जिसको भाषिक अवचेतन कहते हैं, उत्तर है। एक तैराक ऊपर निकला और नीचे बहुत तरह की मछलियां हैं, बहुत तरह की सीपियां हैं। अगर आप गोताखोर नहीं भी हुए हैं और आप मोती गहरे पानी पैठ मोती नहीं भी लाने की स्थिति में है, तभी भी बीच बीच में डुबकी लगती है। नानक डुबकी जिसको कहते हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज है। नानक के बारे में कहते हैं कि उन्होंने डुबकी लगाई तो उसके बाद वो सीधे जागृत होकर ही निकले। वो महीनों की डुबकी थी। तो डुबकी एक तरह का प्रतीक भी है। मैंने किताबों में डुबकी लगाई है अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। और मुझे ऐसा लगा, मैंने क्यों भूकंप, क्योंकि भूकंप के किस्से, मैंने पिताजी का जन्म भूकंप के साल हुआ था, जिस समय वो भूकंप जो इस समय गांधी जी ने कहा था कि बिहार के लोगों ने छुआछूत बहुत मचा रखी है इसीलिए ये हुआ है। तो गुरुदेव बिगड़ गए थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा कि क्या आप साइंस की बातें हैं और आप उसको अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। तो ये सब किस्से मेरे भीतर टहलते थे। फिर जब मैंने पढ़ा एलियट के बारे में और एलियट के बाद की कविता के बारे में, किताबों से, पुरानी लाइब्रेरियां थी उस पूरे में, पुराने शहर में बहुत तरह की लाइब्रेरी थी, कुछ पिताजी के घर में भी, माँ के घर में भी। तो उन लाइब्रेरियों से जो पढ़ा मैंने, ढूंढ ढांड के, उससे मुझे ऐसा लगा कि ना सिर्फ कविता से भूकंप में घर जैसे गिर जाते हैं, उसी तरह से विश्व युद्ध के बाद जो लिखा गया उसमें सभी कला माध्यमों की संरचनाएं गिर पड़ी, ढिमला के गिर पड़ना, बिहार में कहते हैं ढिमला के गिर पड़ना। तो उसी तरह से संरचनाएं, संगीत से सुर चले गए, मतलब बीच बीच में जैज म्यूजिक आया तो एक एक गैप कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद कविता से छंद झड़ गए,
जो कथा साहित्य था, उपन्यास था, उससे लीनियर नैरेटिव एक रेखीय जो कथा सूत्र होते हैं वो चले गए, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे। और फ्लैशबैक के अलावा भी बहुत सारी तकनीकें अपनाई गई, बीच बीच में लेखक भी उभर के बात करने लगे। तो इस तरह से संरचनाएं टूटी। सबसे ज्यादा प्रकट रूप से टूटी वास्तुकला में, जब मीनारें और गुंबदें झड़ गईं और फ्लैट बनने लगे, जो माचिस के डिब्बों जैसे घर, शहरी संस्कृति जो विश्व युद्ध के बाद ही। उसके बाद पेंटिंग में लैंडस्केप के बदले और पोर्ट्रेट के बदले इनस्केप बनने लगे। दादाइज्म का प्रभाव हुआ, पिकासो का प्रभाव हुआ, तो ज्यामितीय आकृतियां और शून्य और तरह तरह के एब्स्ट्रैक्ट्स सामने आने लगे, तो स्ट्रक्चर वहां भी ढलमलाया। तो ये सब देखते हुए ही ये किताब इन्हीं प्रश्नों के उत्तर टटोलने के क्रम में लिखी गई थी। एलियट के बाद की कविता में क्या डिपार्चर्स हुए, वो डायलन थॉमस को भी तभी हमने पढ़ा था, ऑडिन को भी पढ़ा था, और अभी फिलिप लार्किन, टेड ह्यूज को पढ़ा था। बाद में मैंने इनका अनुवाद भी किया। तो अनुवाद दो काम मैं करती हूँ, जब मुझे कोई चीज, कोई व्यक्ति रोचक लगता है या कोई आंदोलन रोचक लगता है, तो मेरे भीतर में कुछ दार्शनिक प्रश्न टहलने लगते हैं और मैं उनके बारे में लिखना चाहती हूँ, या फिर मैं उनका अनुवाद करना चाहती हूँ। अगर वो कविता कहानी है तो मैं उन अनुवाद करते हुए वो मेरे अंतरंग हो जाते हैं। और अगर मुझे कुछ समझना है, अगर कोई डिस्कर्सिव चीज है, तो फिर मैं उसके बारे में छोटे छोटे पैराग्राफ लिख के अपने से संवाद करते हुए पैराग्राफ, अपने अनुभव जो मेरे हैं उसमें वो समूह के उन प्रश्नों को मैं ये हमेशा ये खेल जैसा करती रहती थी। इसी क्रम में मेरी किताबें लिखी गई। तो पहली किताब जो उस समय मेरी तो उम्र बहुत ही छोटी, मतलब 19 साल की थी, और लेकिन मेरे जितने भी टीचर थे उस समय वो खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये तो छप सकता है। तो उस तरह से, चूँकि अंग्रेजी में इसीलिए लिखा गया कि वो ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया था और ऑनर्स के पाठ्यक्रम में ये चीज़ें थी। जी जी। तब आप दिल्ली पहुंच गई थी? दिल्ली कब पहुंची आप? नहीं, मैं तो एमए में दिल्ली आई हूँ, ऑनर्स का एग्जाम वहीं दे के आई थी। जी। उस समय तो बहुत यह छोटी थी, तो मुझे कोई नहीं ले जा सकता था माँ पापा से दूर। मैं बहुत ज्यादा उन्हीं उस माहौल में खुश थी। मैंने कहा ना कि अगर मेरे भाई जिद नहीं करते तो मैं यहाँ आती ही नहीं, मैं वहीं बहुत खुश थी। लेकिन उन्होंने कहा कि संसार बड़ा करने के लिए मुझे आना चाहिए, और तो मैं आ गई। बहुत रोती पीटती मैं आ गई। जी, वहाँ भी बड़े विद्वान थे। जी। तो यह पुस्तक जब आप मुजफ्फरपुर में पढ़ रही थी उन्हीं दिनों में लिखी गई और वहीं जो यूनिवर्सिटी प्रेस है वहां से प्रकाशित हुई। जी। जी। जैसे यह किताब है पोस्ट एलियट पोएट्री पर, या आपकी और जो अंग्रेजी किताबें हैं आलोचना की, तो क्या जब आप इनको लिख रही होती हैं तो हिंदी में भी जो लेखकों पर कुछ और काम हुए हैं उनसे कुछ रेफरेंसेस कभी ले पाई? कुछ लगा कि हाँ, चाहे जॉन डन हो या इलियट हो या जो पोस्ट वार अमेरिकन पोएट्रीज पर आपने काम किया, तो क्या उनमें हिंदी के भी कुछ आलोचकों के संदर्भ आ पाते हैं? ये किताब है जो मेरी, उसमें ये तो अमेरिकन पोस्ट वॉर अमेरिकन पोएट्री पर है और विमेन पोएट्स पर है, लेकिन इसमें मैंने भारतीय कविता में प्रेम और युद्ध की जो अवधारणा है और स्त्रियों के जीवन में प्रेम आता है या युद्ध की कोई छाया आती है, तो उनका लेखन और उनका बोलना कैसे प्रभावित होता है, इस पर है ये किताब। हमारे यहाँ युद्ध उस तरह से, विश्व युद्ध के भी हम हिस्से थे लेकिन उस तरह से नहीं, लेकिन बंटवारा जो हुआ और उसके अलावा हमारे यहाँ बांग्लादेश का युद्ध हुआ और चीन और पाकिस्तान से तो टेनामेनी चलती ही रहती है, या मध्य एशिया में भी जो तूफान उठते रहते हैं, वो सब स्त्रियों का आंतरिक जीवन
कितना प्रभावित करते हैं, और उनके भीतर जो एक पैसिफिस्ट बैठा है कि उसका क्या होता है। क्योंकि इसी के संधान के लिए ये किताब लिखी गई थी कि स्त्रियां जब प्रेम करती हैं तो वो चाहती है कि प्रेम बना रहे, और प्रेम कैसे माहौल में बना रह सकता है? शांति के माहौल में। और शांति इसीलिए स्त्रियां, देखिएगा कि इराक वॉर हो या कोई भी वॉर हो, अभी यूक्रेन में जो चल रहा है, स्त्रियां हमेशा उसके खिलाफ रहती, क्योंकि कोई भी मरे युद्ध में, उस समय के युद्ध में तो कोई कोई ही मरता था। खैर अभी तो बम विस्फोट में एक कोई भी मर सकता है, लेकिन युद्ध के की सीमा पर कोई मरे तो उन्हीं का, उसी में से किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी के पति होंगे, किसी के प्रेमी होंगे, किसी के पिता होंगे। तो स्त्रियों का ही जीवन तो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा ना, जिनको उन्होंने जन्म दिया है, जिन्हें ममता से सींचा है, उनका जीवन जाएगा, कोई भी जाएगा तो स्त्रियां ही सबसे ज्यादा आहत होंगी। वैसे भी जिनको आर्थिक रूप से पराधीन रखा गया है, उनका जीवन तो स्पष्ट ही बिगड़ जाएगा। मनी ऑर्डर एक बंद होगा नहीं कि सब बिगड़ जाएगा। लेकिन मनी ऑर्डर इकोनॉमी के बाहर भी जो एक जीवन होता है प्रेम का, सौहार्द का, वो किस तरह टूटता है, बिखरता है। ये स्त्रियों ने, जो स्त्री लेखिकाओं ने, जो विश्व युद्ध के बाद बड़े स्तर पर सामने आई, सिल्विया प्लैथ हो, एन सेक्सटन हो, उसके अलावा एंड्रिन रिच हो, ये इन पे विचार करते हुए मैंने महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम वगैरह, उस समय के बंटवारे और स्वाधीनता आंदोलन के आसपास के जितनी भी भारतीय भाषाओं के आंदोलन थे, स्त्री लेखन के भीतर, स्त्री भाषा के भीतर, उनकी भी मैंने खोज खबर ली। क्योंकि मन में मेरे हमेशा ही ये रहता है कि एक तुलनात्मक अध्ययन सा होता रहे। तो यही प्रश्न है मेरे भीतर। तो कभी, अब तो देखिए, पहली वाली किताब तो मैं बहुत छोटी थी, 19 साल के आदमी को इतनी सुध नहीं रहती और इतना नहीं समझ में आता है कि वो जो पढ़ता है बस उतना ही पढ़ता है। लेकिन जब आंख उठाकर वो दुनिया देखने लगता है तो उसको जो पढ़ा हुआ है उसके आलोक में पूरी दुनिया पढ़ने का मन करता है। तो ये उम्र जब बढ़ जाती है तब तो तुलनात्मक विवेचना शुरू हो ही जाती है। तो मेरी बाद की जो अंग्रेजी की किताबें हैं उसमें मैंने भारतीय संदर्भ, क्या एशियाई संदर्भ भी बहुत दिए हैं, सिर्फ पश्चिम के लोगों पर नहीं लिखा है। जैसे मेरी एक अंग्रेजी की किताब है Men are not beyond repair। इसमें मैंने आना अखमतोवा और रूसी कवयित्रियों पर भी बहुत लिखा है, और सभी जितने भी देशों में कॉन्फ्लिक्ट जोन जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर जो भी लेखन हो रहा है स्त्रियों के द्वारा, वो किस तरह से एक साझा आग्रह से भरा हुआ है और एक विश्वास से भरा हुआ है कि आखिर तो आदमी के बच्चे ही हैं पुरुष, उनमें मानवीयता के आग्रह जगाए जा सकते हैं, उनका संबोधन करके उनके भीतर का जल तत्व बाहर लाया जा सकता है। वो पितृसत्ता के बिगाड़े हुए हैं, वो नारिकेल वृत्ति से शासित हैं, उन्होंने अपने मन का सारी आर्द्रता, शीतलता अपने भीतर नारियल की तरह रख छोड़ी है, क्योंकि पितृसत्ता उनको सिखाती है मर्द को दर्द नहीं होता। इसलिए वो कभी भी भाव परक बातें कहने में घबराते हैं और उद्दंडता करने में नहीं घबराते, क्योंकि उसी में वो मर्दानगी बताई जाती है। ये सब बातें अलग अलग देशों की स्त्रियां कैसे समझ के लिख रही हैं, ये मैंने एक तरह से इसमें लिखा है। फिर ये जो अंग्रेजी की चौथी किताब है, ट्रांसलेटिंग रेशियल मेमोरी, यह तो खैर ट्रांसलेशन थियोरी की तो किताब है ही। इसमें एशियन मोड ऑफ ट्रांसलेशन, जैसे मार्क्स कहते थे एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बताया है कि एशियन मोड ऑफ ट्रांसलेशन भी एक चीज है जिसमें कि हम लोग कॉपीराइट पर उतना जोर नहीं देते। जैसे भक्त कवियों ने अपना नाम तो दिया है कहीं कहीं, कहत कबीर वगैरह, सूरदास का नाम आता है और भी कवियों का, रहीम का भी आता है, लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि इस टेक्स्ट को लेके, इस पाठ को लेके अगर कोई तोड़ मरोड़ के अपना पाठ बना रहा है, तो ट्रैवलिंग टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं,
कि वो परदेसी भाव से सड़क पे निकल गया टेक्स्ट, बिना वो इस चीज की चिंता किए कि हमारा अब क्या होगा। कोई भी अपने पुराने जो लोग थे अपने टेक्स्ट को लेके इतने पॉजिटिव नहीं रहते थे, कॉपीराइट का इतना झगड़ा नहीं चलाते थे। तो अनुवाद जो होते थे वो अंतःपाठीय संवाद भी हो जाते थे, जिसको आनंदवर्धन ने ध्वनि कहा है और जूलिया क्रिस्टेवा अंतःपाठ कहती है। उनके गपशप में भी कई पाठ भारत में बन जाते थे। एशिया में भी कुमारजीव जब गए चीन, तो पाली से वो चीनी सीख के चीनी में उन पाली के पाठों का अनुवाद करना चाह रहे थे। और अब सोका काकाई नाम की एक संस्था है जो कि वही चीनी जापान से वो बुद्ध के उसी पुंडरीक सूत्र का जो पाली से चीज गई चीन में, पुरानी चीनी में, उस चीन में बाद में धर्म का नाम नहीं रहा तो वो जापान गई। जापान में से अब भारत आयातित हो रही है अपनी ही चीज, पुंडरीक सूत्र। जैसे उसमें तथागत के बाद अब अंग्रेजी में उसका अनुवाद हमारे पास पहुंचता है। उसमें तथागत का बहुत ही मजेदार अनुवाद है। जैसे तथागत का नाम का उसको उन्होंने कहा कि दस केम ही तथागत ऐसे। तो इस तरह के बहुत सारे अनुवाद बहुत तरह से झांकते, जैसे बचपन में कोई बच्चा पर्दा उठा के अचानक कहता है झां, और हम सब लोग हंस पड़ते हैं कौतुक पर। उसी तरह से पाठ भी तरह तरह के कोनों से कहता है अपने अलग अलग रूपों में झां, और हम लोग भारत के लोग उस पर उदारता से हंस पड़ते हैं कि ठीक है, अपने बदले हुए रूप में है तो क्या हुआ, है तो अपना ही। तो ये जो इस एशियन अनुवाद की परंपरा पे मैंने इसमें बात की है। और भी तरह के सेंसरशिप वगैरह पे भी काफ़ी लिखा है। और रितु मेनन ने जो पाली फॉर विमेन चलाती थी, उन्होंने बहुत अंतरराष्ट्रीय जो शिविर आयोजित किए थे उसमें भी इसके तो, लेकिन यही है, लेकिन हमेशा मैंने पूरब पश्चिम को जोड़ के देखने की कोशिश की, और एक धागा जो है दोनों के बीच जो जाता है साहित्य, हमेशा वही पकड़ने की कोशिश करता है, मैंने भी की। जी, ये वाली पुस्तक दिखला दे। ये वाली पुस्तक नहीं देख पाए हम लोग अभी जो। जी नहीं, थोड़ा दूसरी तरफ रखेंगे तब दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल जी। एक और किताब थी जैसे जॉन डन वाली किताब जो मेरी थी, उसमें हमने उसको नए सिरे से लिखा, जॉन डन एट जौनपुर। मैंने कल्पना की कि लांटेल की रोशनी में जो लोग जॉन डन जैसे विदेशी कवियों को पढ़ते हैं, जौनपुर जैसे इलाकों में, कस्बों में, उनको क्या समझ में आता है जॉन डन, और उनका जो अपना यथार्थ है उसके आलोक में ये विदेशी कवि कैसे लगते हैं। और मैंने क्लासरूम में विदेशी क्लासिक पढ़ाने के अनुभव पर भी एक पूरी किताब लिखी है, जिसमें अनुवाद के सिद्धांत भी हैं और अनुवाद का व्यावहारिक पक्ष भी है, भाषिक पुनर्वास कक्षाओं में क्लासिक। तो ये मेरे वर्कशॉप क्रिटिसिज्म का नमूना है, जो मैं पढ़ाती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो जो मुझे ओढ़ती बिछाती हूँ, जो मेरे व्यावसायिक जीवन का हिस्सा है, वो अंग्रेजी से होके और इस तरह के अकादमिक लेखन से होके आता है। विमर्श पे जो मैंने किताबें लिखी थी उनका किस्सा कुछ और है। विमर्श पे किताब मैंने पहली लिखी थी, अब तो मेरे पास इसका यही वाला एडिशन है सारांश प्रकाशन से, जो 1999 में आया था, स्त्रीत्व का मानचित्र। ये प्रश्न में ये वाली किताब लिखते हुए, अंग्रेजी वाली ये किताब लिखते हुए, जब मैंने विदेशी कवियों को पढ़ा, और मतलब ये वो समय था जब हंस पत्रिका के सह संपादन में अर्चना वर्मा ने मुझे भी रखा, और उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम किताब लिख चुकी हो तो तुम हिंदी में भी इसकी सामग्री दो, हंस में हम छापेंगे।
तो हम पूरबिया औरतें और हमारा स्त्री विमर्श करके एक लंबा सा लेख मैंने लिखा। तो वो मैंने लिखा और इतने लोगों ने इस पर इतना फोन किया, क्योंकि इस पे तो मुझे लगा कि अब इसको किताब के रूप में मुझे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हमारे समाज में उन दिनों हो रहे थे। पहले बिहार जैसी जगह से इक्का दुक्का लड़कियां आती थी और हॉस्टल नहीं मिलने पर वापस चली जाती थी। ये वो समय था 1990 के लगभग का, जब जत्था की जत्था लड़कियां और लड़के, तुम्हारे जैसे भाई अपनी बहनों को लेके आ जाते थे वैशाली में, और तुम भी लाए थे जैसे अपने भाइयों को, ऐसे बहनों को भी ले आते थे भाई। और वो समय था जब वहाँ पर तो हर तरफ से टूटन ही थी, बिखराव ही था वहाँ पर, सेमेस्टर लेट था, हो गया था। तो सब लोग दिल्ली की ओर शैक्षिक शरणार्थी की तरह आए थे, और जितने भी बिहार है ना, वो बिहार वाले हो गए थे। बहुत तरह के उसमें मतलब जैसे बौद्ध विहारों वाले बिहार थे। मीता जी नमस्ते आपको। और बौद्ध विहारों के अलावा जो इतने विस्थापित बिहारी छात्र छात्राएं, और मुझे देख के बहुत खुशी होती थी कि पहले हम लोगों के समय हॉस्टल नहीं मिलने पर माँ बाप ले जाते थे अपनी गैया को वापस हाँक के बता, और अब ये समय था जबकि लॉज में जत्था की जत्था स्त्रियां आत्मसम्मान पूर्वक रह रही थी। तो स्त्रियों को एक पूरे समूह में देखना और उनकी सहन शक्ति का अध्ययन करना मुझे बहुत रोचक लगता था। जैसी मेरी आदत है, गपशप तो मैं आराम से कर लेती हूँ, तो अपनी अपनी जितनी छात्राएं थीं और नई टीचर्स थी, उनके साथ गपशप करते हुए मुझे उनके जीवन का यथार्थ बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हॉस्टल जब मैं आई थी, पीजी विमेंस हॉस्टल, उस समय भी मुझे लगा था कि जो दुनिया मैं देख के आई हूँ कस्बों में, और ये दुनिया जो है जिसमें विदेश के अलग अलग मतलब हिस्सों से, मतलब अलग अलग देशों से और देश के अलग अलग हिस्सों से जो लड़कियां आई हैं ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, उनकी दुविधाएं, उनकी परिस्थितियां कुछ हद तक तो साझा हैं। जैसे देह से जुड़े हुए उनके दुख साझा हैं। सबके ही जीवन में उसकी देह एक तरह के दोहन की आधार भूमि रही है। दुनिया के जितने भी अपराध हैं उनकी आधार भूमि स्त्री की देह ही रही है। आप शुरू से ही कल्पना करें, कन्या भ्रूण के रूप में आई तो उसकी हत्या कर दो, अगर वो जन्म गई तो उसे मार डालो, उसके बाद उसको स्कूल नहीं भेजो तो खराब स्कूल में भेजो, घर के सारे काम उसे कराओ, उसके अलावा टकदुम करके अगर वो पढ़ गई तो नौकरी मत करने दो, उसके बाद मारपीट करो, कम उम्र में शादी कर दो, मारपीट कर, उसके बाद दूल्हा क्या करेगा, बिना प्रेम के एक तरह का संबंध बना लेगा, झगड़ा करके मार पीट के जबरदस्ती, बिना प्रेम का जो विवाह बंधन होता है वो बहुत त्रासद होता है। तो वो भी प्रेम के मतलब इसके भीतर भी रहते हुए उनकी देह जो उनके शोषण का साइट हो जाती है, विवाह के भीतर भी। विवाह के बाहर तो जो बलात्कार और यौन दोहन होते हैं वो होते ही हैं। इसके अलावा डायन दहन, दहेज दहन, छोटी बच्चियों का एड्स भी देशों में निर्यात, और साफ सुथरे प्रसव की व्यवस्था का अभाव गांवों में खासकर। उसके अलावा अगर स्त्रियों को कोई समस्या है तो उनको FND का पेशेंट घोषित कर देना, मतलब फेंड नर्वस डिसऑर्डर का पेशेंट घोषित कर देना, उनका मजाक उड़ा, उनकी देह, उनका मन गिंजन का विषय था, जिसको हम लोग कहते हैं गिंजन का। और ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, बनता है एक पूरा, मतलब जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने इतने दिनों तक बाहर का भी पढ़ा और अपना देश देखा इन लड़कियों के माध्यम से। जी थोड़ा ऊंचा बोलेंगी जी, हल्का ऊंचा बोलेंगी जी। उन पर लिखना बनता है। फिर मैंने बाजाप्ता ये किताब लिखी, स्त्री आंदोलन एको अहम बहुस्या, अहम से वयम तक की राजनीतिक यात्राएं,
पश्चिमी दार्शनिक निकाय, चुप्पियां और दरारें, भारतीय आर्ष ग्रंथ और स्त्री, लोक साहित्य का वातायन और स्त्री का मन, स्त्रीवादी चिंतन की मुख्य धाराएं, स्त्रीवादी आलोचना, मुख्य अवधारणाएं और मानक ग्रंथ, भारत के स्त्री केंद्रित आंदोलन, भारतीय साहित्य, अंतः सलिला का महदोच्चार, समन्वित नारीवाद और भारतीय देवियां, स्त्रीत्व और भाषा आदि। तो इस तरह से मैंने एक बार अब तक ये किताब पहली बार स्त्री जीवन, ये मेरे अकादमिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थी, ये जो जनजीवन में देख रही थी और बदलाव जो देख रही थी, और हंस के बहाने अर्चना वर्मा जी ने जो मुझसे कहा कि ये तुम्हारा लेख बहुत पढ़ा गया, तुम्हें किताब लिखनी चाहिए, उस पर मैंने लिखा। उसके बाद तो मैंने विमर्श के एक तरह से कुछ ऐसा हुआ कि मुझसे हर प्रकाशक फिर विमर्श की ये किताबें मांगने लगा। और उसके बाद क्रिया चरित्रम उत्तरकांड, ये मैंने एक किताब लिखी जिसमें अंगना तो पर्वत भयो, जो महिला पहली पंडिता रमाबाई या मिशनरी महिलाएं स्वेज कनाल बनने पर आई थी भारत, और पूरा पश्चिम के बीच का बहनापा जैसे फला फूला था उस पर, फिर कलम के स्त्रीवादी प्रतिरोध पर, फिर यौनिकता पर, यौन उद्योग, यौन विस्फोट, यौन नियोजन के किस्से, आत्मकथाओं पर, स्त्री भाषा की परा आधुनिकता पर, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता और स्त्री प्रश्न पर, ये सब मैंने लिखा। फिर ये एक किताब वाणी प्रकाशन से आई, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, इसमें भी मैंने बहुत तरह के मुद्दे उठाए, साहित्य से लेके राजनीति और दृष्टि और दर्शन, ये सब पोस्ट फेमिनिज्म का भी मुद्दा उठाया, और सब कुछ अपने देश की, और उस समय विश्वायन हो गया था, भूमंडलीकरण के बाद जो परिवर्तन था उठे आए मुद्दे सामने, उस पर लिखा। तो इस तरह से मेरे पास मन मांझने की जरूरत, साहित्य का नया लोक, मौसम बदलने की आहट, स्त्री मुक्ति, साझा चूल्हा, सभी प्रकाशकों ने मुझे उस समय तक कुछ ऐसा था कि कोर्स में भी आ गई थी चीजें, तो स्वाधीनता का स्त्री प्रश्न, और अभी किताब जो आई है राजकमल से, उसमें मैंने पुनर्जागरण या नव जागरण और मध्यकालीन स्त्रियों पर लिखा। तो ऐसा कुछ हुआ कि स्त्री जीवन और स्त्री भाषा और स्त्री दृष्टि पर सभी प्रकाशकों ने कमीशन करके मुझे लिखने को कहा। तो मेरे पास इतनी सारी किताबें हो गई स्त्री विमर्श की, लेकिन और भी तरह के प्रश्न थे जो मुझे लगातार उद्वेलित करते थे। पानी जो पत्थर पीता है, इसमें मैंने और भी तरह के निबंध लिखे, कई और निबंध लिखे, ललित निबंध लिखे, जिनका संकलन आएगा कहीं कहीं से। उसके बाद कविताओं पर मैंने 2 खंड लिखे, कविता के अलग अलग पहलुओं पर, उसकी सैद्धांतिकी पर, उसके पोएटिक्स पर, जैसे हिंदी कविता का पुश्तैनी घर एक बनाई है किताब, अभी स्वराज से आएगी। एक किताब है प्रगतिशील कविता का वानप्रस्थ। तो ये जो कैटेगरीज में बांट के देखने का हमारे यहाँ चलन हो गया है, उसके खिलाफ कविता मूल रूप में क्या करती है, आपके भीतर कैसे और क्यों परिवर्तन करती है पैदा, ये अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग कालों, आदिकाल से लेके अब तक के उदाहरण लेकर मैं लिखती रही हूँ। लेकिन ये किताबें अभी अधूरी पड़ी है मेरे पास। जी, और मित्रों, अनामिका जी ने एक साथ कई किताबों पर चर्चा कर दी, और अच्छा ही है कि इससे एक पूरा एक जायजा जो है हमारे सामने आ जाता है। अगर फिर हम कुछ पीछे चलें तो वर्ष 2000 जो एक तरह से जहां से 21वीं सदी का आरंभ होता है, उससे पहले 20वीं सदी में जो पोस्ट इलियट पोएट्री वाली आपकी पुस्तक है, अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वह आई,
और जिस किताब की अनामिका जी ने विस्तार से चर्चा की, स्त्रीत्व का मानचित्र, वह पुस्तक भी 20वीं और 21वीं सदी की दहलीज पर संभवतः 1999 में आई, स्त्रीत्व का मानचित्र। और आलोचना की जो और किताबें हैं वे फिर 2000 के बाद क्रमशः आती हैं, जिनकी वानगी आपने अभी सुनी अनामिका जी से। अनामिका जी मित्रों एक साथ कई काम करती हैं और जो पढ़ रही होती हैं या जो गुन रही होती हैं तो उसके कुछ हिस्से जो है गल्प में आ जाते हैं। मसलन पंडिता रमाबाई की बात कीजिए तो वो गल्प में भी है और वो आलोचना में भी है। इसी तरह जॉन डन पर आपका पीएचडी का काम है तो उसको लेकर जो आपकी पूरी सोच है वह पुस्तक के रूप में आती है। या आपने डिलीट किया पोस्ट वॉर अमेरिकन विमेन पोएट्स की जो दुनिया है उसमें प्रेम और मृत्यु को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो हम लगातार बड़े ही धुन के साथ उन अनुभवों को जी रहे हैं तो उन्हें एक समग्र रूप में ले आना, पुस्तकाकार कर देना आपकी एक सोच रही है। अभी आपकी शिक्षा की बात हुई, आपने इंग्लिश में पीएचडी आप हैं, डीलिट हैं, मगर आप यह कई लोग शायद जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे कि आपने हिंदी में भी एमए किया और एक और पीएचडी किया। तो इस अनुभव पर भी थोड़ी बात करें कि वह क्या मामला है। असल में मैंने विधिवत हिंदी तो पढ़ी नहीं थी, तो माँ ने कहा कि बेटा पढ़ लो क्योंकि हिंदी में लिखने लगी हो तो इसी बहाने कैनन में जो कृतियां हैं वो सब एक साथ पढ़ जाओगी। तो मैंने उसी समय इंदिरा गांधी वाले पत्राचार विद्यालय खुला था, मैं रुचि से मैंने एडमिशन ले लिया और मैं बैठ बैठ के अच्छा उसका पत्राचार कार्यक्रम की पुस्तकें बहुत अच्छी, चयन बहुत अच्छा है। जैसे मैंने भारतीय उपन्यास का एक कोर्स किया, उसमें मैंने चेम्मीन उपन्यास पढ़ा। जैसे मैंने पूरा पहले मैंने नहीं पढ़ा था, दिव्या पढ़ी थी, अमिता पढ़ी थी, लेकिन मैंने झूठा सच दोनों भाग इस बहाने पढ़ा। और जब आदमी इम्तिहान देने के लिए पढ़ता है तो बहुत ध्यान से पढ़ता है ना, क्योंकि इज्जत का सवाल तो उसी बहाने मैंने विधिवत अच्छा मैं तो कभी आदिकाल नहीं पढ़ती अगर मुझे नहीं इम्तिहान देना होता। तो इस तरह से विधिवत कैनन की चीजें पढ़ जाना ये मेरे लिए उपयोगी हुआ। उसके बाद निराला मुझे अच्छे लगते थे, उनकी कृति के नाम पे मेरा नाम भी रखा गया था। तो मैंने निराला के अंग्रेजी कवियों पर से जो संवाद होते थे, मतलब उनका बहुत अंग्रेजी कवियों को वो अंतिम समय में पढ़ते थे, खासकर शैली को, और कहते थे कि मैं रविंद्रनाथ का वंशज नहीं हूँ, मैं शैली का वंशज हूँ। तो उन पर जो अंग्रेजी कवियों का प्रभाव पड़ा उस पर मेरी पीएचडी है। मेरे लिए वो आसान इसलिए पड़ा कि मैं तो इन अंग्रेजी कवियों को जानती ही थी। अब निराला को पढ़ लिया था तो दोनों दुनिया एक करना मुझे अच्छा लगता है। इस कमरे से दौड़ के धूप जैसे इस कमरे से दौड़ के उस कमरे में जाती है, मुझे भी दौड़ना धूप की तरह, गिलहरी की तरह अच्छा लगता है। मैं अपनी इस दुनिया से निकल के उस दुनिया में बाहर की ओर झांकती हूँ, फिर मैं वापस लौट के आती हूँ। तो ये मेरा स्वभाव बन गया है, मुझे इसी में आनंद आता है। तो मैं यही करते करते मैं किताबों से घिरी रहती हूँ, मुझे राहत भी मिलती है। जी, और यह कब हुआ था जो आपने हिंदी में एमए किया? तब तक आप अंग्रेजी में कहाँ तक शिक्षा प्राप्त? बाल बच्चे सब बड़े हो गए थे, मैं रीडर हो गई थी, तब किया। बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है ऐसे जब बच्चे पालने के समय तो पढ़ने की, इम्तिहान देने की, पढ़ने की फुर्सत नहीं रहती। मुझे याद है मेरा छोटा बड़ा बेटा उसका मेरा इम्तिहान मुझे जाना था लिखने और मेरी कलम खत्म हो गई थी। तो मैंने सुबह सुबह, उस समय बच्चा मेरा 16 बरस का था बड़ा तो उसके बाद मैंने कहा बेटा अब तो कलम खत्म हो गई, अब क्या करें? तो माँ घबराओ मत उसके बाद दौड़ के पिताजी की गाड़ी लेके चला गया कलम लाने और एक्सीडेंट हो गया बेचारी, भयानक।
उसके बाद पिताजी को उनके पता चला तो कहने लगे, तो वो फिर जब उन्होंने कहा कि माँ की किताब लाने के, बगल में ही दुकान थी, लेकिन ऐसे तो 16 बरस के लड़के का कौन, तो वो सब घटनाएं उसी कचरम कुच में मैंने पढ़ाई की और इम्तिहान दिए। जी, यह निश्चय ही बहुत बेहद रोचक घटना है। आप इंग्लिश में पीएचडी डीलिट कर चुकी थी, रीडर बन चुकी थी, रीडर भी बन चुकी थी, हाँ तब आप हिंदी में एमए करती हैं। हाँ, रुचि से, प्रेम से। ये कितने विधिवत लोग जान साहित्य। जी, तो ये कितने लोग जानते हैं, किसी इंटरव्यू में यह बात पूछी गई आपसे अब तक? मैंने किसी को कहा ही नहीं, तुम पता नहीं, तुम तो 8 नंबर के खोजी हो, सब बातें पता कर। जी। तुम तो 8 नंबर के सिंदबाद हो, तुमको सब बातें पता जी, बहुत ही अच्छा लगा। और बाद में आप माफ कीजिएगा, बाद में हिंदी में एमए करती हैं इग्नू से, और नहीं। अ, फिर पीएचडी करती हैं निराला और अंग्रेजी कविता। पर आंग्ल प्रभाव, अंग्रेजी निराला, प्रभाव, हाँ, अंग्रेजी निराला पर आंग्ल प्रभाव। तो आंग्ल 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 जी, प्रभाव। आंग्ल प्रभाव जी। तो कोई गाइड भी रखना पड़ा? हाँ, एक प्रमोद चाचा थे हमारे पुराने टीचर, उन्होंने ही कहा कि चलो तुम मेरे अंडर रजिस्टर हो जाओ, मेरी स्टूडेंट हो जाओ। हमने कहा ठीक है, हो जाते। ऐसे हुआ। जी। तो जो जिस धुन की बात मैं कर रहा था मित्रों, यह उसी का एक उदाहरण है, और ऐसे कितने उदाहरण हैं अनामिका जी के लिखितीय जीवन में और अध्यापकीय जीवन में और विद्यार्थी जीवन में भी। एक रीडर एमए कर रहा है, एक रीडर हिंदी में पीएचडी कर रहा है, जो ऑलरेडी इंग्लिश में पीएचडी और डीलिट है, और कई किताबें आ चुकी हैं। मुझे यहाँ पर अनामिका जी स्वयं प्रकाश याद आते हैं। उन पर अच्छा। विशेषांक भी आया था किसी पत्रिका का, 2 पत्रिकाओं का संभवतः आया है, पाखी का भी, और एक और जो दूसरी पत्रिका है, क्या नाम है उसका, भूल रहा हूं। तो जो पल्लव की जो पत्रिका है, क्या नाम है उसका, जिसके संपादक पल्लव है। हाँ हाँ है। तो दोनों, तो एक में मुझे भी पाखी वाले में स्वयं प्रकाश पर लिखना हुआ था। वहां एक समीक्षा में पढ़ रहा था कैसे स्थापित लेखक स्वयं प्रकाश कहानीकार एक लेखक मित्र के अधीन रहकर पीएचडी करते हैं, और वे कहते भी हैं कि भैया ज्यादा किसी को मत बताना। तो ये कुछ ऐसा ही मुझे यह अनुभव लग रहा है कि मैंने बच्चों के अलावा, तो इनको तो पता था, बाकी माँ के अलावा शायद ही किसी को पता। जी। जब अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी आलोचना में, दोनों ही भाषाओं में आपकी आलोचना है और उन पे चर्चा भी कुछ हुई, तो आप जब बतौर आलोचक देखती हैं अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी को या समकालीन पीढ़ी को आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय, तो किन किन आलोचकों का काम आपको खास तौर से ध्यान आता है, या आपका आलोचक उनसे कभी प्रभावित भी हुआ है? किस में, हिंदी में कि अंग्रेजी में? पहले अंग्रेजी की बात कर लें, फिर हिंदी की बात करेंगे, दोनों में। मुझे अंग्रेजी आलोचना में एफ.आर. लीविस पसंद आते थे, आई.ए. रिचर्ड्स पसंद आते थे, अलग अलग कारणों से। अगर कॉन्टेक्स्ट का देखना हो, संदर्भ का ज्ञान देखना हो, तो मुझे एफ.आर. लीविस अच्छे लगते थे, क्योंकि वो पूरे सांस्कृतिक इतिहास में उतरते थे। लेकिन मुझे आई.ए. रिचर्ड्स की भी पाठ पद्धति बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो शब्दों के बीच जो मौन का आकाश होता है, उसकी पड़ताल करते थे। हम लोगों के बीए में एक सवाल भी आता था ऑनर्स में, जब एक पाठ दिया जाता था और कहा जाता था कि बताइए, इसका विश्लेषण कीजिए, लेखक का नाम नहीं पता है, बताइए कि किस लेखक की कृति है, और उस लेखक की विशेषताओं के आधार पर पकड़िए कि कैसे लेखक है, किस युग के हैं। और ये बहुत ही रोचक वो था, वो पाठ्यक्रम मुझे बहुत पसंद था। और मुझे पाठ पद्धति भी, जब लेखक का नाम नहीं पता हो और आपको पाठ के आधार पर पकड़ना हो,
तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि एफ.आर. लीविस और आई.ए. रिचर्ड्स की पाठ पद्धतियों में ये फ़र्क है कि वो उसमें एक में संदर्भ प्रधान है, एक में पाठ प्रधान है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि अगर हमें वास्तविक रचना समझनी है, ज्योति बहुत धन्यवाद, तो हमें ये करना होगा कि हमें संदर्भ और पाठ दोनों के बीच रोशनी का पुल बनाना होगा। तो इस संदर्भ में मैंने दोनों को मिला के चलने में वॉल्टर बेंजामिन का मुझे बहुत अच्छा लगा, टेरी इगल्टन की पाठ प्रविधि बहुत अच्छी लगी, और आलोचकों में एंड्रीन रिच का, मतलब फेमिनिस्ट आलोचना का मानदंड मुझे एंड्रीन रिच और नैन्सी शोदरोव और जूलिया क्रिस्तेवा में मिला। तो ये तो हुआ विदेशी प्रभाव। अब देश में मुझे मीनाक्षी मुखर्जी मेरी पोस्ट डॉक्टरेट की गाइड थी, उनकी पाठ पद्धति बहुत पसंद आती थी। अंग्रेजी में मुझे हरीश त्रिवेदी की पाठ पद्धति बहुत पसंद आती थी, क्योंकि वो दार्शनिक सवाल उठाते थे, पाठ के अंतरंग में भी प्रवेश करते थे, और संदर्भ का तो सांस्कृतिक ज्ञान से तो इतना सुंदर नाता जोड़ते थे। नामवर सिंह जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मैंने बचपन से देखा था, कबीर वाली उनकी किताब भी पढ़ी थी, और उसके बाद वही द्वंद्व एफ.आर. लीविस और आई.ए. रिचर्ड्स वाला यहाँ भी था। जब रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो दूसरी परंपरा है उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हर व्यक्ति से कुछ सीखा जा सकता है, वैसे हर पाठ पद्धति से भी कुछ सीखा जा सकता है, और सत्य दोनों के बीच कहीं होता है। जो बाद की पीढ़ियां हैं उनको दोनों से सीखना चाहिए। जैसे माता पिता दोनों से मनुष्य सीखता है, अगर माता पिता में झगड़ा भी हो तो क्या आपने सीख सकता है दोनों से। तो इसी तरह से अपने समय में जो विद्वान उलझे भी या आपस में सहमत नहीं हुए, उनसे हमें तो जो वो किताबें लिख गए हैं, जो डिबेट छोड़ गए हैं, उससे सीखना है। और शास्त्र, मुझे राधा वल्लभ त्रिपाठी, संस्कृत में राधा वल्लभ त्रिपाठी, और एक बहुत बड़े संस्कृत के आचार्य थे मृत्युंजय पाठक, मारुति नंदन पाठक, वो एक और अपने हमारे यहाँ थे पटना में ऋषि जी। इन लोगों की पाठ पद्धतियाँ भी बहुत पसंद थी। इन लोगों की आलोचना पाठ सजग होती हुई भी संदर्भ से कटी हुई नहीं थी, और संदर्भ क्या, वो तो पूरा सांस्कृतिक इतिहास खोल के रख देती थी। तो मुझे ये कहानी, हर संस्कृति एक कहानी सुनाती है, और अपनी पाठ प्रविधियों में वो कहानी सुनाती है। हर युग की एक पाठ प्रविधि होती है। जैसे पुराने समय में कभी रेटोरिक होता था, कभी भक्ति होती थी, कभी, लेकिन दार्शनिक प्रश्नों से हमेशा पाठ प्रविधियां वो करती हैं, उलझती हैं, और उसके बाद उस संघर्ष का नतीजा ये होता है कि आज के समय में देखते देखते देखिए कि हम लोग अब पाठक को भी को प्रोड्यूसर ऑफ टेक्स्ट कहते हैं, क्रिएटर ऑफ मीनिंग कहते हैं, अर्थ का सह प्रस्तोता कहते हैं। ये मान के चलते हैं कि आलोचक जो है वो घुट्टियों में नहीं पिलाएगा आपको आपके भीतर कुछ ऐसा जगाएगा कि आप भी खुद सहृदय, जिसको कहते थे संस्कृत में, रस बोध कराने वाला, ध्वनि का बोध कराने वाला जो आचार्य सामने बैठा है, या कुछ लिख के दे रहा है, या कुछ समझा रहा है, वो जब तक आप में भी एक खास तरह का आचार्यत्व या पाठकत्व या रसबोध या ध्वनि चिंतन न जगाए, तब तक उसका कहना, क्योंकि शरीक करना, उपनिषद में शरीक करते थे, सामने जो भी बैठा है उसको अगर आप शरीक नहीं, आप अभी बोल रहे हैं, आप अर्पण, आप मुझे शरीक कर रहे हैं। शरीक करना, इंक्लूड करना हमारे इंक्लूसिव समाज के लिए बहुत जरूरी है। अगर सामने वाले को आप किसी भी तरह के संवाद में शामिल नहीं करेंगे तो फिर वो छूटा टूटा महसूस करेगा। अगर आलोचना, जो दरअसल एक चिंतन है, पाठ के बहाने दुनिया के बृहत्तर प्रश्नों पर चिंतन है, वो अगर पाठ को भी अपने साथ जोड़ेगी नहीं, जैसे एपिक थिएटर में ब्रेस्ट जो थे, वो पाठक को, मतलब देखने वाले दृष्टा को भी एलिनेशन टेक्निक से जोड़ लेते थे। तो ये जो पुल बनाने वाला काम है, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे E.M. फॉर्स्टर भी किसी समय में बहुत पसंद थे।
तो ये लोग हैं जो मुझे मुझे मैं गुरु की तरह इन्हें देखती हूँ। जीवित लोगों में राधा वल्लभ त्रिपाठी और हरीश द्विवेदी मेरे गुरु हैं। एक कुमकुम संगारी थी जो अमेरिका चली गई, वो मेरी गुरु। उनसे मैंने बहुत सीखा है, उनकी पाठ प्रविधियाँ मेरी बहुत काम आई हैं और मुझे सम्यक ढंग से, हालांकि उनमें कोई कोई लॉपसाइडेड था, मैं सब इन लोगों को नहीं कह रही, लेकिन कुछ जो जिन लोगों से मैंने सीखा उसमें कोई लॉपसाइडेड था, एक फ्रेम से बाहर वो जाता ही नहीं था। मगर फिर भी उससे उसका जो सोचने का तरीका था, शास्त्रार्थ का तरीका था, तर्क का पूर्व पक्ष रखना, फिर उत्तर पक्ष रखना, फिर सोशल साइंटिस्ट का की जो तर्क विद्या है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत तरह के लोगों ने सोशल साइंस में भी तर्क करना सिखाया। मेरे अपने भाई अमिताभ राजन ने, अभय कुमार दुबे के लेखन ने, आदित्य निगम के लेखन ने, राजकिशोर जी के लेखन ने, कृष्ण कुमार जी के लेखन में, ये बाजाबता अकादमिक क्रिटिक नहीं थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह से तर्क पद्धतियां विकसित की वो भारतीय संदर्भ में बहुत काम की थी, क्योंकि वो सामने वाले को उस बहस में शामिल करती थी। जी। और आजकल यह भी कहा जाता है कि आलोचना की धार कमतर हुई है, या आलोचना उस तरह से अपनी जगह नहीं बना पा रही है। नामवर सिंह के बाद खास तौर से ऐसी बात कई लोग कहते हैं, कई लोग सहमत नहीं भी होते हैं कि एक बड़ी खाली जगह है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? अभी भी हम लोगों के यहाँ, मैं तो आलोचक, जैसे आलोचक को लेखक का बड़ा भाई मानती हूँ, वही उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। मैंने तो अपने आलोचकों से बहुत सीखा है। मेरी जो बात सामने समझ में नहीं आई किसी को, वो अगर कोई मुझे बता रहा है, मैंने जो कहना चाहा वो पूरी तरह से कहा नहीं गया, अगर मुझे ये कोई इतना ध्यान से पढ़ के मुझे बता रहा है, तो मैं तो बहुत कृतज्ञ होती हूँ और मैं अगली रचना में इसका ध्यान रखती हूँ कि मुझसे ये भूलें ना हो। जैसे मेरी भाषा के बरतने की एक तकनीक है, मैं औरत बहुरत रात का है चलनी भाव से टहलती हुई सी आसपास की दुनिया देखती हुई थी सी भाषा लिखती हूँ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि ये जो है रूपक बहुत ज़्यादा आलोचना में अगर तुम दोगी तो रूपक में वो कंकड़ बन जाएगा। वो जैसे कि मतलब उसको उदाहरण से मैं कहूँ तो ग्रीक मैथोलॉजी में एक चरित्र है जो बहुत तेज दौड़ती है, लेकिन उसके सामने उसको कोई भी दौड़ में हरा नहीं सकता है। तो उसके सामने लोग क्या करते हैं कि उसको हराने के लिए कि सोने के फूल फूल तरह तरह के सामने बिखेर देते हैं। वो दौड़ती हुई लड़की, उसको सुंदर लगता है सोने का कुछ भी जो सामने है, तो वो झुकने के लिए उठ जाती है, रुक जाती है और कोई और उससे तेज आगे निकल जाता है। तो उससे किसी ने मेरी आलोचना की और कहा कि देखो, ये कविता वाली भाषा आलोचना में चलने से ठीक नहीं रहेगा। तुम जो पॉइंट देना चाह रहे हो उसको तुम उदाहरण के लिए समझाने के लिए ये कर रही हो कि तुम रूपक में बात कह रही हो, लेकिन रूपक पर ध्यान रहता है और बात क्या कही गई तर्क पे ध्यान नहीं रहता है। हमने कहा कि अगर हम समझाने के लिए ही तो रूपक का प्रयोग करते हैं, रूपक का और काम क्या है? रूपक असाधारण जो है उसको साधारण के रूप से समझा देता है। तो कहा कि हाँ करता है, लेकिन बहुत नहीं, बहुत कम। और फिर उन्होंने कहा कि अगर बहुत ही करना है और तुम्हारे सोचने का एक ढंग बन गया है तो कम से कम एक ही रूपक, एक ही एनालॉजी करो, बार बार नहीं। तो मुझे ये आलोचना बड़ी अच्छी लगी। खुद मेरे पति ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम एक ही कविता, वो दिन थे जब मैं उनको कविताएं सुनाया करती थी पकड़ पकड़ के, तो कहा कि तुम एक ही कविता में, मेरा दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, एक ही कविता में कितनी तरह की दुनिया के शब्द आ जाते, मेरे सर पे बड़ा लोड पड़ता है। तो मुझे लगता तो मुझे लगा कि ये भी बात आलोचना, सिर पे किसी को बोझा क्यों डालना चाहिए। इस तरह से आलोचना का काम सिखाना भी, मुफ्त का साबुन कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत स्वभाव। तो मुफ्त का साबुन
मिल जाता है आलोचकों के पास रहने से। धुलाई होती है, लेकिन धुलाई अच्छी चीज है। पता चल जाता है। जी। और जहाँ तक बहुत प्रखर आलोचक है हमारे आज भी, लिखने वाले क्या कहेंगे, हर हर लिखने वाले को एक तलाश होती है एक अच्छे पाठक की। एक मतलब आदर्श पाठक ही होता है जो भी होता है आलोचक। और कोई अगर आपको ध्यान से पढ़ रहा है समय चुरा के और आपके लिए कुछ कह रहा है, जो आपकी शक्ति बता रहा है और आपकी सीमा बता रहा है, राग द्वेष से पीड़ित नहीं है, जो उस व्यक्ति को तो बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। जो हमारे विद्वान हैं, चिंतक हैं, अनुवादक हैं, 2-3 भाषाओं के जानकार हैं, उनके तो चरणों पे बैठ के हमें उनसे सीखना चाहिए। और अभी भी आलोचना करने वाले बहुत अच्छे लोग अभी बचे हुए हैं। वो किताब पढ़ जाते हैं तो लगता है लिखना सार्थक हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। आलोचक तो अभिभावक शक्ति है, वो चिंतक हैं हमारे समय के। और अभी भी मुझे लगता है कि हिंदी में काफी अच्छे आलोचक हैं, युवा आलोचक भी हैं और बड़े और मतलब पिछली पीढ़ी के आलोचक भी हैं, जिनके पास किताब पहुंच जाती है तो लगता है लिखना सार्थक हो गया। कुछ नाम लेने से गड़बड़ी होगी कि अगर कोई छूट गया तो अन्याय हो जाएगा। मैं लिखित तो खिलाड़ी नहीं हूँ, इसलिए जो जी बोल रही हूँ ऐसे ही बोल रही हूँ। जी। जो बात एक जो बात उस समय रह गई थी वह यह कि आप काफी निकट से अंग्रेजी आलोचना और काफी निकट से हिंदी आलोचना को देखती रही हैं, स्वयं करती भी रही हैं। तो इन दोनों भाषाओं की जो आलोचना है, पहले की और समकालीन भी, तो इसमें किस तरह के अंतर पाती हैं? हिंदी आलोचना और अंग्रेजी आलोचना में किस तरह के अंतर पाती हैं? और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है या आपको ऐसा कभी लगा? टी.एस. एलियट ने कहा था कि विशेषणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए आलोचना में, विशेषणों से परहेज करना चाहिए। आह वाह की आलोचना जिसे हम कहते हैं वो भरसक, क्योंकि एक चिंतक होता है ना आलोचक, वो धीमे से कंधे पे हाथ रख दे यही बहुत है। जो चीज अच्छी कविता की ताकत है ना, जो साहित्य की ताकत है, साइलेंस, शब्दों के बीच जो आकाश छुपा होता है उसमें पंख फैला के उड़ने की ताकत, वो अच्छे चिंतक में भी वो मनुष्य का ही गुण है। धीरज, सहिष्णुता, सौम्यता, ये किसी खास तरह की विधा के लिए ही जरूरी नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है। तो मनुष्य मात्र के लिए जो जरूरी है उसको तो हमें, अच्छा मीता जी मैं बढ़ाती हूँ, देखती हूँ अब बेहतर हुआ। तो मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है। आलोचक तो हमारे गाइड हैं, वो तो हमारे गुरु हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि पहले कम से कम हमारा, अगर मैंने कुछ लिखा है या किसी छोटे बच्चे ने कुछ लिखा है मुझे दिखाया है, तो मैं पहले तो उसके गुण बताऊंगी, उसकी शक्ति बताऊंगी कि देखो यहाँ ये है तुम्हारी शक्ति का, ऊर्जा का केंद्र, और यहाँ तुम्हारे और मेहनत करनी है। एक माँ की दृष्टि से जब आलोचना होती है, किसी को ध्वस्त करने के लिए नहीं, एक माली की तरह जब आलोचना होती है, तो वो बहुत बहुत ही जरूरी होती है। माँ जब आलोचना करती है तो बुरी नहीं लगती वो बात, वो आदमी को कुंठित नहीं करती है। वो इस तरह के साहित्य को ही कांता सम्मत उपदेश कहा जाता है। तो माँ की भाषा, स्त्री की भाषा में अगर आलोचना होगी, मतलब समझा के आलोचना होगी, ध्वस्त करने के भाव से नहीं, आराम से बताया जाएगा कि देखो यहाँ काम, ये बात बनी नहीं, बिना बिना डिमोरलाइज किए अगर बताया जाए कि यहाँ ये बात बननी थी, ये बनी नहीं, इस पे और काम करना है, तो आदमी सीखने को तो आतुर रहेगा ना। कोई भी चीज अगर जैसे गुरु संगीत के गुरु सिखाते हैं, वे साहित्य के गुरु भी ऐसे सिखाएंगे। तो राग द्वेष से पीड़ित न लिख के, विशेषणों से बच के, अगर वो हमारी शक्ति और सामर्थ्य के अलावा हमारी सीमाएं गिनाएंगे, और पहले शक्ति और सामर्थ्य थोड़ा, जैसे हम ट्यूटोरियल देखते हैं यूनिवर्सिटी में, कोई ट्यूटोरियल लिख के लाता है तो पहले कहते हैं देखो ये तो तुम्हारा बढ़िया है, पहले तो मैं वही करती हूँ कि ये जो अच्छा है वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं धीमे से कहती हूँ कि लेकिन यहाँ तो नहीं बनी बात।
लाल गोला लगाने के पहले थोड़ा सा, क्योंकि आदमी कितना थरथराता हुआ, पीपल के पत्ते जैसे कांपता हुआ लिखता है। कुछ लिखना कोई तपस्या ही है एक तरह से। मतलब कितनी तरह की विषम परिस्थितियों में मनुष्य लिखता है और पूरी आत्मा का श्रम करके लिखता है, और घबराता हुआ से लिखता है कि पता नहीं बात बनी कि ना बनी। ऐसे में उसको एकदम से ध्वस्त कर देना भी बहुत बड़ी हिंसा है। मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर आलोचक ऐसा करता है या उसको करना चाहिए, क्योंकि हिंसा की मारी हुई दुनिया में थोड़ी और हिंसा बढ़ाना, ये मुझे नहीं लगता है कि साहित्य में ऐसा करना चाहिए। लेकिन मार्ग निर्देशक का काम तो करना ही पड़ता है ना। तो ये मुझे लगता है कि साहित्य का बहुत सारे आलोचक कर रहे हैं। मुझे 50 तो नहीं, 5-6 नाम एकदम से मेरे दिमाग में है, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने को बांध रही हूँ, बात संयम से काम करती हूँ, क्योंकि कुछ बहुत जरूरी नाम छूट जाएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी बाद में। देखो, नया पैदा जब जन्मता है तो हमारी तरफ कहते हैं कि उसको उंगली न दिखाओ, क्योंकि वो मुरझा जाएगा। तो इसी तरह से नया आलोचक जब, नया लेखक जब लिखने लगता है तो उसकी ओर इशारा नहीं करते, ध्यान से देखते हैं कि ये जाएगा कहाँ। अगर थोड़ी सी मिट्टी कोड़नी है तो कोड़ देते हैं, पानी लगाना है तो पानी लगा देते हैं, किरौनी निमौनी करनी है तो कर देते हैं। ये काम है आलोचना का। जी, हमारे साथ कई मित्रगण जुड़े हुए एनालिटिकल हैं। टूल्स के अलावा कंपैरिजन, अब हम जितना भी एक दूसरे से कंपेयर करके चलेंगे ना पाठों को, उतने अर्थ के आयाम खुलेंगे। ये भी अब मुझे लगता है कि बहुत जरूरी चीज है। सिर्फ एनालिसिस ना करके, विश्लेषण नहीं करके, बल्कि उसका एक भाषा के टेक्स्ट को दूसरे भाषा के टेक्स्ट के बरक्स रख के, तो ये बहुत अच्छा। एक समकाल के, हमारे यहाँ 22 भाषाएं, बहुत स्तरीय साहित्य हर भाषा में लिखा जा रहा है। अगर एक काल के 10 उपन्यास उठाए जाए और उसको एक दूसरे के बरक्स पढ़ा जाए, या एक काल की 3 कविताएं उठाई जाए और एक दूसरे के समकक्ष पढ़ी जाए, बिना एक दूसरे से ऊंच नीच किए बगैर, तो मुझे लगता है अर्थ के बहुत सारे आयाम खुलेंगे। ये तो उत्तर संरचनात्मकता जो है आलोचना की, वो यही तो कहती है कि भाषा, संस्कृति, मनुष्य का मन और स्मृतियां सब परतदार हैं, और सत्य एक ऐसा नायाब हीरा है जिसके कई कोण हैं, है ना। जो वो कहता है उसका सारांश यही है। तो एक कोण से बात नहीं बनती, 5 कोणों से चीजों को देखने से ही सत्य के सभी आयाम प्रकाश में आते हैं। और सभी, जैसे इम्तिहान में लिखा रहता है कि सब प्रश्नों के मान बराबर हैं, तो किसी के हिस्से का सत्य हो वो उतना ही जरूरी है, उतना ही उस पर उसकी परख होना, उस पर विश्लेषण होना जरूरी है। यही शास्त्रार्थ का पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष था। पूर्व पक्ष में बताते थे कि पहले क्या हुआ, पहले के विद्वानों ने क्या कहा, उसका सारांश, और उसके बाद उत्तर पक्ष में बताते कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो लिखने का ये तरीका होता है, आलोचना लिखने का। जी, हमारे साथ है नरेंद्र झा जी, रंजिता सिंह जी, मिता दास जी, विवेक मिश्र जी, संजीव बख्शी जी, ज्योति शर्मा जी। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी नहीं, इधर से तो ठीक है जी। एक बार आप बाहर निकल के फिर से लॉगिन करें, क्योंकि इधर से ठीक लग रही है। अनामिका जी एक बार बाहर निकल के फिर से लॉगिन कर लें। जी मित्रों, अनामिका जी को कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, तो एक बार और जी, मैं एक बार अनामिका जी को एक बार बाहर निकल के फिर से आ जाएं, क्योंकि हो सकता है कोई दिक्कत हो रही हो, क्योंकि इधर से ठीक है। आप दोबारा से फिर लॉगिन कर लें अनामिका जी। मित्रों, अभी वे पुनः आ रही हैं। कुछ तकनीकी कारण से उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हमारे साथ अमृता बेरा जी, नरेंद्र झा जी, मिता दास जी, शैलेश जी, रंजिता सिंह जी, विवेक मिश्र जी, संजीव बख्शी जी, ज्योति शर्मा,
सरिता कुमार जी, सविता पाठक, कस्तूरिका मिश्र जी, उमा जी, सोनी पांडे जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। सुप्रिया तापसे जी, शाश्वत स्वरूप जी और भी कई लोग, बरयाम सिंह जी, सुंदरम सांडिल्य जी। तो मित्रों, आज हमारी ओर से इस अंतिम कड़ी में यही कोशिश की जा रही है कि हम स्वयं एक रचनाकार को उसकी जो अपनी जो उसकी अवधारणा है, उसके लेखन को लेकर उसे समझ सकें। इसलिए हमने इस एकाग्र में, जो कि सुदीर्घ चला, आज 31वीं कड़ी है, मगर मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि कितने सारे काम हैं, कितनी विधाओं में कृतियां हैं अनामिका जी की, कि इन 31 कड़ियों में भी सभी पर बात संभव नहीं हो पाई, क्योंकि यह लगभग लगभग क्या यह कहीं काफी मुश्किल काम है कि एक लेखक की जो एक सुदीर्घ यात्रा है कई विधाओं की, उस पर एक एकाग्र में सब कुछ समेट लिया जाए। फिर भी हमने कोशिश की और कई विधाओं पर चर्चा हुई, आप सभी लोग जुड़े। मित्रों, अनामिका जी पुनः आ गई हैं, तो उस बात को जो अधूरी रह गई थी उसे आगे बढ़ाते हैं। जी अनामिका जी, मेरी आवाज आ रही है? अनामिका जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मित्रों को आवाज आ रही है, मगर पता नहीं क्यों अनामिका जी तक यह आवाज नहीं पहुंच रही। जी, मेरी आवाज आ रही है अनामिका जी? नहीं आ रही है। एक बार देखें, कुछ गड़बड़ी लग रही है आपके आईपैड पर शायद, तो ऐसा करें कि मोबाइल से जुड़ जाएं, या तो मोबाइल से एक बार जुड़ जाएं। आवाज बहुत धीमी आ रही है। तो शायद कोई कॉल आ गया होगा टैबलेट पर, तो एक बार आप मोबाइल से जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसा, या एक बार अपना माइक देख लें, आपका माइक पूरा ऑन है, नहीं तो मोबाइल पे ही जुड़ जाएं। तब तक मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मित्रों, जो विभिन्न किताबें हैं अनामिका जी की आलोचना के संदर्भ में, उन पर बात हो रही है, और इसी तरह से जो है उनका जो अनुवादक वाला पक्ष है, उसको भी हम उठाएंगे। तो आलोचना में और इस विधा में जो उनका योगदान है, उस पर कुछ और बातचीत कर लेते हैं। एक दो प्रश्न और हैं, आपके भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें। तो एक दो और प्रश्नों के बाद हम लोग उनके अनुवादक पक्ष पर आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने पोस्ट इलियट पोएट्री पर लिखा, जॉन डन पर आलोचना की, युद्धोपरांत अमेरिकी महिला कवित्रियों में जिस तरह से प्रेम और मृत्यु को लेकर कविताएं आई, उस पर उनकी किताब है। स्त्रीत्व का मानचित्र बेहद लोकप्रिय, बेहद चर्चित पुस्तक उनकी रही, जो 2000 से कुछ पहले ही आ गई। और इस तरह से और कई किताबें, मन मांझने की जरूरत, फेमिनिस्ट पोएटिक्स, मेन आर नॉट बियॉन्ड रिपेयर, इन सब पर चर्चा उन्होंने की। मौसम बदलने की आहट, स्त्री विमर्श। वे सिर्फ अनुवादक नहीं है, बल्कि अनुवाद पर उन्होंने कई तरह से काम किया है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। भाषिक पुनर्वास पर उनकी किताब है, भाषिक पुनर्वास कक्षाओं में क्लासिक्स, त्रिया चरित्रम, उत्तरकांड, स्त्री मुक्ति, साझा चूल्हा, जो एनबीटी से प्रकाशित हुई पुस्तक, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष वाणी से, स्वाधीनता का स्त्री पक्ष राजकमल प्रकाशन से, साहित्य का नया लोक नई किताब से, और स्त्री मुक्ति की समाज की मध्यकाल से नव जागरण राजकमल प्रकाशन से। तो ये अगर इनकी संख्या देखें तो 18 के आसपास पुस्तकें हैं, और कुछ एक पुस्तकें आलोचना की अभी भी प्रेस में हैं। जी अनामिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है?
एक बार वे व्यवस्थित हो जाएं, फिर आगे की बातचीत करेंगे और जो अनुवादक का उनका पक्ष है हम उसे भी लेंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है? अनामिका जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो मैं ऐसा करता हूं मित्रों, आवाज नहीं आ रही है तो मैं जो कुछ एक प्रश्न है उसे यहाँ पर उनको फोन पर ही बताता हूं और उसका उत्तर ले लेंगे। मैं आपको फोन करता हूं। जी, मैं आपको फोन करता हूं और आप उसको सुन करके यहाँ पर बोलें। मेरी आवाज लोगों तक आ रही है और आपकी भी आ रही है। तो मैं जो जी जी, मेरी आ रही है, आपकी भी आ रही है। तो मैं जो सवाल फोन पर करूंगा आप उसका उत्तर दे दें। तो अब हम लोग क्रमशः आपके अनुवादक पक्ष पर चलेंगे, मगर उससे पहले एक दो प्रश्न और कर लें आलोचक को लेकर। तो एक प्रश्न तो यह भी उभरता है कि जब आप बतौर आलोचक लिख रही होती हैं और जब आप बतौर गल्पकार, बतौर कवि लिख रही होती हैं, तो भाषा को किस तरह से बरतती हैं, क्या ध्यान रखती हैं? अनामिका जी। आलोचक आलोचक की तरफ लिखते हुए, आलोचक की तरह जब मैं लिखती हूँ तो मेरे मन में दूसरी तरह के प्रश्न रहते हैं। वो उस तरह के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में मैं लंबे समय तक दूसरों की किताबों के माध्यम से समझने की कोशिश करती रहती हूँ कि उनके उत्तर क्या होंगे। जैसे समाज से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, युद्ध से जुड़े हुए, आपसी रिश्तों की तनातनी से जुड़े हुए प्रश्नों पर, या प्रेम की और सौहार्द के प्रश्नों पर बड़े चिंतकों ने क्या कहा है, दुनिया के और शास्त्रकारों ने क्या कहा है और दूसरे लोगों ने क्या कहा है, ये प्रश्न मेरे अकादमिक मन में जब उठते हैं तो मैं उसका पूर्व पक्ष जानने के लिए पूरब और पश्चिम के प्रतिनिधि जो चिंतक हैं या कि चिंतन धारा की जो प्रथम कृतियां हैं उनसे संवाद करती हूँ, उनको बार बार पढ़ती हूँ, उनके नोट्स लेती हूँ, रेखांकित करती हूँ। उनके बाद उनसे अकेले में बैठ के आंख मूंद करके जब रात में मैं सो जाती हूँ तो उनके बारे में सोचती हूँ, मैं कल्पना करती हूँ कि मैं वो वहीं आए हुए हैं और मुझसे इन प्रश्नों पे बात कर रहे हैं जैसे। तो उस समय संवाद करते हुए मैं किताबें मेरे पास रहती हैं, जीवन के अनुभव मेरे पास उस समय प्रत्यक्ष नहीं रहते। लेकिन जब मैं लेखक की ओर लिखती हूँ तो मेरे अनुभव ही मुझे चारों तरफ मेमनों की तरह, बच्चों की तरह घेरे रहते हैं। उस समय मैं किताबों के बारे में नहीं सोचती, मुझे इतना ध्यान नहीं रहता कि और लोगों ने इस पर क्या सोचा होगा। ये पता नहीं, ये मेरा जो सेल्फ है, जो एकेडमिक सेल्फ है, वो सो जाता है। मुझे ना वो लगता है, मैं जैसे मैं माँ को कहती थी कि माँ खिला दे पिला दे निन्या, भू पिला दे निन्या सुला दे, तो मैं निन्या सुला देती हूँ अपने आलोचक को, अपने अकादमिक प्रश्नकर्ता को। पता नहीं वो खुद ही नींद में आ जाते हैं, उनको मेरी बातें बोरिंग लगती होंगी, वो सो जाते हैं। तो मेरा जो एनालिटिकल सेल्फ है वो सो जाता है जब मैं लिखती हूँ कुछ अपने अनुभव से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अनुभव रेडीमेड तो होंगे नहीं। सत्य अगर रेडीमेड है भी, सत्य अगर स्थापित है भी, तो वो ऊन के लच्छों की तरह है। उस ऊन के लच्छों से मुझे अपना स्वेटर अपने आप अनुभव के आलोक में बुनना है, पैटर्न मुझे अपने अनुभव के आलोक देंगे। तो लेखक के रूप में मेरे अपने अनुभव, मेरे जिन लोगों से मैं मिली, जो बिंब मेरे साथ रह गए, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगते हैं। मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब की तरह, वो चरवाहिन की तरह, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, या वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो उस समय दुनिया मुझे, किताबों की दुनिया मुझे याद नहीं रहती। मेरे अवचेतन में जो गया होगा सो गया होगा, लेकिन मुझे वो अनुभव ही सिर्फ याद रहते हैं, लोग याद रहते हैं, बातें याद रहती हैं, बिंब याद रहते हैं। याद क्या रहते हैं, वो बादलों में बिजली की तरह चमक जाते हैं। लेकिन जब किताब लिखने बैठती हूँ तो मुझे उसका पूर्व पक्ष समझने के लिए ज़रूरी लगता है कि मैं
पहले जो इस विषय में चिंतन हुआ है समझूं, फिर मैं क्या जोड़ पाऊंगी ये समझूं। तो इस तरह से ये एक सिलसिला अलग अलग चलता है। जी, अब मैं अगला प्रश्न अनामिका जी से करता हूं हाँ मित्रों। ना, सुनाई पड़ा था? जी, जी बिल्कुल, जी सुनाई पड़ रहा है। एक प्रश्न मन में यह भी उभरता है कि आलोचक या आलोचकों के जो अपने पूर्वाग्रह हैं, कई बार उससे कुछ एक लेखकों को अपनी जगह बनाने में दिखते हुई या अरसे तक वे दूर रहे, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगी कि जी, आलोचक क्यों या नहीं, क्यों नहीं। आलोचकों के पूर्वाग्रह जो हैं हाँ, वे फ्रेम। कई बार किस तरह नुकसान करते हैं? जी, हमारे यहाँ अलग-अलग धाराएँ बना के ध्वस्त करने के लिए आलोचना लिखी जाती है। जैसे अज्ञेय और निर्मल वर्मा के उस प्रगतिशील साथियों ने बहुत धुनाई कर दी। लेकिन ये उनको भी पता है कि उन्होंने जो लिखा है वो चिंतन की दूसरी धारा है और कहने का ढंग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो मानव विरोधी है। कोई भी आदमी कलम उठाता है तो मानव विरोधी बातें कहने के लिए कलम नहीं उठाता है। तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और आधुनिकतावाद और रूपवाद, इन सब में जो बेकार की तनातनी है और छुआछूत है, कवियों और गीतकारों के बीच का जो द्वंद्व है, ये भी एक नई तरह की जाति व्यवस्था है। मुझे लगता है एक नए तरह का छुआछूत है। छुआछूत को हमें हर तरह से मिटाना है और कोई हमारे जैसा नहीं है, अलग तरह का है, इसका क्या मतलब कि हम उसको ध्वस्त कर देंगे? बल्कि जो मेरे जैसा नहीं है हम उसको और ध्यान से सुनेंगे। परिवार में हम कैसे एडजस्ट करते हैं? जो हमारे जैसा है वो तो अपना है ही, उससे कुछ कहो ना कहो बात, वो हमारे तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन जो मेरे जैसा नहीं है, हम उसको ध्यान से सुनते हैं कि वो उसके मन में कांटा कहाँ गड़ा हुआ है, वो बात क्या कह रहा है। और तब उसके बाद फिर उसमें उसमें जो हमारी वो आलोचना कर रहा है उसका, उसको सुने बिना डिसमिस नहीं करते। बहुत सारे लोग किताब पढ़े बिना आलोचना कर देते हैं। ये तो ऐसी है कि कोई कुछ कह रहा है और आप कान में अपने कॉर्क ठूस लीजिए, ये तो नहीं है, ये जनतंत्र में नहीं चल सकता। जो आपसे सहमत नहीं भी है उसकी बातें सुननी चाहिए, धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। और अगर असहमति है तो उसको कायदे से बहुत ही सबसे बड़ी बात है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, अशिष्ट होके हमें नहीं करनी चाहिए आलोचना। जो जीवन के सिद्धांत है वो अकादमिक जीवन के भी सिद्धांत है। जो चीज हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में जो दोष आए वो हमारे अपने लेखन में क्यों आनी चाहिए या हमारी आलोचना में क्यों आनी चाहिए। हम उद्धत और उद्दंड और पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग करने वाले, खुद को श्रेष्ठ दूसरे को अधम समझने वाले क्यों होने चाहिए। हाँ, बात नहीं बनी ये तो कहना पड़ेगा। पाठ सजग हर आदमी 10 किताबें लिखता है, कहीं बात बनती है, बनत बनत बन जाए। रहीम ने कहा कि क्या कहा उन्होंने, बनत बनत बन जाए रसोई पागड़ी के पहले, कवित रसोई पागड़ी, कवित रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए। कविता, रसोई और पगड़ी वो किसी दिन बंधती है, किसी दिन नहीं बंधती, किसी दिन अच्छी होती, किसी दिन नहीं होती। तो आप एक व्यक्ति को कैसे ध्वस्त कर, किसी ने किसी दिन अच्छी पगड़ी बांधी थी, किसी ने किसी दिन नहीं अच्छी बंध पाई उससे। तो क्या आप सिर्फ ये बताएंगे ना कि भैया आज पगड़ी में वो बात नहीं बनी, लेकिन उसके व्यक्तिगत उस पर कैसे आप चोट कर सकते हैं, उसके चरित्र पर कैसे प्रभाव, उसकी नियति पर कैसे आप प्रश्न उठा सकते हैं। जब तक उसने किसी को कष्ट नहीं दिया हो, किसी के साथ अन्याय नहीं किया हो, जब तक किसी ने किसी के साथ हिंसा नहीं की हो, तब तक आप व्यक्ति को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं। साहित्य हमें एक ही संस्कार भरता है कि किसी को जज नहीं करना है, किसी पे जांच कमीशन नहीं बैठा दी। गेटे कहते थे, गेटे इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई ऐसा अपराध नहीं है जो करता हुआ मैं खुद को नहीं महसूस कर सकूं कि मैं किसी परिस्थिति में, हो सकता है कि मुझसे भी वो अपराध हो जाए। तो वैल्यू जजमेंट करने वाले लोग तो बड़े कच्चे से होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। अपरिपक्व लोगों का क्या काम आलोचना जगत, तो परिपक्व लोगों की बातचीत है। ये ठीक है कि लोगों को बोलने की स्वाधीनता, एक तरह का हाइड पार्क है ये समाज,
लेकिन थेरेप्यूटिक रिलीज के लिए या रेचन के लिए जो होता है उसको होने दीजिए। बाथरूम में तो हमेशा ही कहती हूँ कि हर तरह के लोग कविता लिखते हैं, लिखने दीजिए। जैसे बाथरूम सिंगिंग होती है वैसे कविता, मतलब बाथरूम में किसी का गाना आप गले में फांसी नहीं ना लगा देंगे, या किसी का गला तो नहीं पकड़ेंगे, तुम गाना, तुम बेसुरे हो तो क्यों गा रहे हो, अरे गाने दीजिए, आप ध्यान न दीजिए। लेकिन जो लोग अच्छा गा रहे हैं, जो लोग अच्छे मानदंड पे निकष स्थापित करके बोल रहे हैं, उनको सुनिए। किसी की रेखा छोटी बड़ी करने से अच्छा अपनी बड़ी रेखा कीजिए, अपना संग चुनिए, अपने किसके साथ इसीलिए कम्युनिटी बिल्डिंग इतनी जरूरी है। हमारे समाज में संघ शक्ति पे सबने बात की है, मार्क्स ने भी की है, बुद्ध ने भी की है, और मार्क्स की चाहे जितनी भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये संघ शक्ति की बात तो उन्होंने की है ना, कि कमजोर लोग एक साथ हो जाएं। स्त्रीवाद भी यही कह रहा है, सब दुनिया के सभी आंदोलन, कि हम साथ चलें। तो हम अपने चॉइस से अपने जैसे लोगों का एक समुदाय बनाएं, और जिसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं वो जारी करें। और जो दूसरी तरह का है, हमसे नहीं भी उसकी सहमति है, जनतंत्र में आखिर दो पक्ष तो चाहिए ना। तो अगर आपको जो पार्टी आपकी नहीं भी है, अगर वो बोल रही है तो सुनना तो चाहिए ना, कि उसकी मारपीट कर देंगे, ये तो बहुत अशोभन बात है। वो जो कह रहा है सुन लीजिए, मत ध्यान दीजिए, उसको काट दीजिए। जी, हेलो। तो क्या पूर्वाग्रह जनित आलोचना आप आज इन दिनों में भी आजकल भी देखती हैं, या अब कुछ स्थितियां बदली हैं? अरे पूर्वाग्रह तो मैंने कहा ना कि मोतियाबिंद है। वो तो कभी हर बार हर व्यक्ति जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, और मोतियाबिंद की ही फीको सर्जरी विमर्शात्मक साहित्य कर रहे हैं। स्त्री साहित्य, स्त्री आलोच, स्त्री के लिए तो इतने पूर्वग्रह है, दलित के लिए भी इतने पूर्वग्रह है, गरीब आदमी के खिलाफ इतने पूर्वग्रह है, जो छोटी जगह से आया है उसकी भाषा का मजाक उड़ाया जाता है, जो वंचित वर्गों से आए हैं, आदिवासी बच्चे, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये किसी को की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मतलब व्यक्तिगत आलोचना के लिए हमारे जीवन में निंदा रस, पहले के लोग कहते थे कि आलोचना मतलब निंदा रस विमर्श, ये अब नहीं चलता। अब ये हंसी की बात है। निंदा रस क्या, जो जो काम है, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, गांधी कहते थे। उसी तरह कृति को भी हेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृति की कमियां जरूर बतानी चाहिए शिष्ट भाषा में। जी, और मित्रों अगला प्रश्न, अब खैर क्या करूं क्योंकि समय भी हो रहा है, क्योंकि अनामिका जी को आज एयरपोर्ट भी जाना है। वे भारत से दूर जा रही हैं, हमसे दूर जा रही हैं कुछ समय के लिए, पाश्चात्य जगत में लंदन, कुछ निजी काम और कुछ साहित्यिक काम भी दोनों। तो खैर उसके बारे में हम लोग और अधिक बातचीत कभी करेंगे। अब मित्रों हम लोग उनके अनुवादक पक्ष पर आते हैं, और पुनः एक बार हम लोग 20वीं सदी के जो 9वां दशक है उधर चलते हैं, जब उनका अनुवादक का रूप आगे आने लगता है और किताबें एक के बाद एक आनी शुरू होती हैं। अतलांत के आर पार संभवतः अनामिका जी की अनुवाद की पहली पुस्तक है। स्वयं अनामिका जी से ही जानते हैं इस पुस्तक को लेकर, अतलांत के आर पार। जी, ये वो समय था जब सृजन की थकन भूल जा देवता, एक धर्मवीर भारती की किताब थी, की कविता थी। तो आदमी जब पीएचडी कर रही थी, मैं नहीं डीलिट कर रही थी, और थक जाती थी, तो जिन कवियों के बारे में लिख रही थी उनके अनुवाद लगती थी करने। तो उस समय एंड्रिन रिच को, सिल्विया प्लाथ को उनकी उनकी कविताएं अनुदित करनी शुरू की। और पश्चिम में जो एक पूरब है उसका अनुवाद करना, जैसे पोलिश कवियों को शिम्बोर्स्का का अनुवाद किया। मेरा ये पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा कि जो क्षेत्र जितनी ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल से गुजरता है, जिसका राजनीतिक दोहन जिस क्षेत्र का जितना अधिक होता है, वहां का साहित्य उतना सघन होता है, उतना सांद्र होता है। जैसे
खुद हमारे जो रूस के विशेषज्ञ हैं राम सिंह जी, उनके 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 संग्रह देखिए तो रूसी साहित्य या दूसरे जो रूस के अलग अलग हिस्सों का सोवियत नारी या सोवियत रूस नाम की पत्रिका में साहित्य आता था, वो कितना अलग तरह से हमें आंदोलित करता था। तो उसकी भी कुछ कहानियां अनुदित की मैंने थकान के क्षणों में, और लगता था कि खिड़की खुल गई, जैसे घुटन हो गया एक तरह से किताबों में घिरे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए, सांस नहीं आ रही है। अचानक लगता है कि अनुवाद कर दो, लगता है कि सांस आने लगी, चारों तरफ खिड़कियां खुल गई, हम दूसरे किसी बड़े अपने से बड़े व्यक्ति के साथ मिल के आ गए, किसी पेड़ के नीचे बैठ के आ गए, उससे हमने हृदय का संवाद स्थापित किया। तो ऐसा करते हुए मैंने रिल्के को भी, टैगोर को भी, एक हमारी सहेली थी उनके सहारे मैंने रिल्के का अनुवाद किया। जर्मन मुझे कम आती है, लेकिन फिर भी उनके साथ बैठ के किया, और वो कुमकुम सिंह नाम है उनका, और अब वो जर्मनी वापस चली गई, लेकिन उन्होंने बहुत मदद की मेरी। और उसके अलावा संस्कृत से भी कुछ अनुवाद किया। तो अतलांत के आर पार में तो खैर पश्चिमी कविताएं हैं, हाँ बहुत सारे अफ्रीकी कवियों का अनुवाद किया। और उसके बाद तो वो उस समय का था, जीलिट के समय का अनुवाद का, मेरी थकान मिटाने के लिए, मुझे क्षितिज हॉराइजन फ्यूजन करने के लिए, मुझ में नई सांस भरने के लिए मैंने अनुवाद के माध्यम से एक तरह से गहन संवाद स्थापित किया। उसके बाद के जो संग्रह है मैं जल्दी जल्दी बनाऊं, क्योंकि मुझे ना अब पैकिंग भी पूरी करनी है। तो उसके बाद के जो अनुवाद थे वो कहती है औरतें में आए, ये स्त्रीवादी कवियों का दुनिया भर की औरतों के अनुवाद का संकलन था। और उसके बाद ये रिल्के वाला है, जिसमें अब भी बसंत को तुम्हारी ज़रूरत है, इसको मैंने जर्मन भाषा के विशेषज्ञ के साथ किया था। और ये डॉरिस लेसिंग का अनुवाद तो कमीशन था, ये मुझे हार्पर कॉलिंस वालों ने कराया था कह के, मीनाक्षी ठाकुर थी, उन्होंने मुझसे कहा था और मैंने किया। और ये उपन्यास उस लायक डॉरिस लेसिंग को मैं पढ़ाती भी थी, द गोल्डन बुक, ये उनका बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ा मशहूर फेमिनिस्ट नॉवल है। तो वो मैं पढ़ा रही थी, तो मुझे दूसरी किताब करने में आनंद ही आया, अलग से गवाक्ष खुल गया। उसके बाद के जो अनुवाद थे वो लेस्मरे के, वो भी कथा वालों ने कह के कराए, ऑस्ट्रेलियन कविता के। बाद में एक बार लोगों को पता चल जाता है तो कहने लगते हैं। फिर गिरीश कर्नाड के लिए भी एलन अलाना नाम के एक नाट्य निर्देशक थे, उन्होंने उनका एक उस समय नाटक आया था नागमंडल, नाटक भूल गए, जो नाटक मैंने किया उसका, उनका नाटक जो था, क्या कौन सा था, अब तो तुम ही जानते हो, मुझसे ज्यादा मुझको तुम ही जानते हो, तुम ही बताओ कौन सा था। नागमंडल। हेलो जी वो नाटक नागमंडल है, नागमंडल। नागमंडल जी। अब ये हो गया है तुम्हारा, अब मैं ही भूल गई, अब मुझे जल्दी भी मच रही है थोड़ी सी। तो नागमंडल नाम का वो साहित्य उसमें पूरा छपा था, समकालीन साहित्य में, और अनिल अलाना जी ने उसका वो किया था मंचन। तो ये सब तो फरमाइशी थे, लेकिन कविताओं का अनुवाद मैंने फरमाइशी नहीं किया था, वो मैंने अपने मन से अपनी थकान मिटाने के लिए और गपशप करने के लिए, ऐसे लोगों से जो अब दुनिया में नहीं थे और जिनसे मैंने बहुत सीखा, उन लोगों से। अनीता अमृता बैठी है, खुद बहुत बड़ी अनुवादक है, उन्हें पता है कि अनुवाद कैसी खिड़कियां खोलता है, कैसे सांस आती है ना अमृता। तो ये इस तरह से मैंने अनुवाद किया शुरू। जी मित्रों, हम लोग तकनीक की समस्या से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि अनामिका जी की आवाज अभी डायरेक्ट नहीं आ रही है, मगर फिर भी मित्रों हम लोग अनामिका जी से इतनी देर तक बातचीत करते रहे, और तमाम लेखक अनुवादक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक दो और जो उनका काम है अनुवाद को लेकर, उस पर बात कर लें। जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है, जो साहित्य अकेडमी से मोनोग्राफ के रूप में आई, उसका भी आपने हिंदी में अनुवाद किया, उससे जुड़े कुछ अनुभव बतला दें। जी
देखिए मेरे मेरे घर में मुजफ्फरपुर में जो एक टैगोर की, मेरा जो मोहल्ला है वहाँ टैगोर की नतनी ब्याही हुई है। तो बांग्ला तो मैंने उनसे सीखी थी, माता पिता से भी सीखी थी, लेकिन अभ्यास खत्म हो गया था। तो मैंने अंग्रेजी के माध्यम से मैं कहूँगी कि मैं लिख लेती हूँ बांग्ला, लेकिन फटाफट बोल नहीं सकती, अब अभ्यास छूट गया है। मगर मैंने तभी जो किताब मुझे मिली थी अनुवाद करने के लिए वो अंग्रेजी में थी, लेकिन मैंने बांग्ला मूल तक जाके बांग्ला टोटो के ही पढ़ी मैंने, लेकिन पढ़ी। और मैंने जब अनुवाद किया तो मैंने ध्वनि सौंदर्य, उसका नाद सौंदर्य जो है टैगोर की कविता का, जो जो पढ़ना, मतलब कविता का अनुवाद करते समय अमृता आपको भी पता है, जो अनुवादक बैठे, अगर आप नाद गुण को रिटेन नहीं करते, उसकी ध्वनि को नहीं रिटेन करते, तो अधूरा अनुवाद होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अनुवाद का ये तरीका कि कविता का सस्वर पाठ करिए, अर्थ भी ज्यादा खुलता है और ध्वनि भी आदमी उसको ग्रहण कर सकता है। तो अंग्रेजी में सुशील कुमार दास के जो अनुवाद थे, मुझे उसका उनसे, हालांकि वो बहुत बड़े अनुवादक और आचार्य हैं, मगर मेरा फिर भी मन नहीं भरा। और चूंकि मुझे बांग्ला आती थी तो मैंने मूल तक जाके उसका सस्वर पारायण करा के, बांग्ला भाषी दोस्त थी मेरी, उनके साथ मैंने तब वो ध्वनियां पकड़ने की कोशिश की। तो ये सब उपक्रम, ये छोटे छोटे काम अब मैं खेलती रहती हूँ अपने एकांत से इसी तरह से, और इसी तरह दिन चले गए जीवन के। अब कितने बाकी हैं पता नहीं, लेकिन इसी तरह हमने अपने दिन काटे। जी जी बिल्कुल। और मित्रों, हम लोग क्रमशः बहुत अब इस धन्यवाद आप सबका, जो मुझे मेरे मेरे पास बैठे, बहुत अच्छा लगा। जीवन में जो जितनी देर साथ रह ले उसकी बड़ी उपलब्धि है। जी, अमृता जी कह रही हैं कि अब मैं आपसे बांग्ला में बात करूंगी। जी वो मेरे से करेगी तो फिर से मेरे भीतर की बांग्ला जग जाएगी। धीमे धीमे एक टू बोलो। जी बिल्कुल। और मित्रों, एक अच्छी बातचीत रही अनामिका जी के इन पक्षों पर, और क्योंकि आज कुछ बातचीत जल्दी में हुई, मगर अनामिका जी एक और सवाल ले लूं मैं मित्रों, इनसे फोन पर सवाल ले रहा हूं। दो महत्व जी दो महत्वपूर्ण प्रश्न, दो महत्वपूर्ण काम जो आपके अनुवाद के हैं। हेलो जी। हेलो जी, दो महत्वपूर्ण काम जो आपके अनुवाद के हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लें। जो भारतीय कविता को लेकर आपने किया, सच्चिदानंदन की कविताओं के आपने अनुवाद किए और नीलिम कुमार के किए, इसके बारे में बात कर लें, और फिर अंत में एक कविता आपसे सुन लेंगे और फिर इसको विराम दे देंगे। इन दो कवियों पर भी जो आपने काम किया, इसको लेकर थोड़ा बतला दें। जी देखिए, ये तो वाणी प्रकाशन की एक श्रृंखला है, भारतीय कविता श्रृंखला, जिसमें कि हर कवि का एक प्रतिनिधि, हर भाषा का एक प्रतिनिधि कवि उसके साथ मिलके उसकी भाषा में संवाद करते हुए मैं अनुवाद करती हूँ। सच्चिदानंदन जी उस समय यही थे, तो उन्होंने, वो तो अपनी कविता के अनुवादक खुद ही हैं अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी मैंने उनसे उनकी कन्नड़, उनकी मलयालम में कविताएं सुनी और फिर वही ध्वनि पकड़ने का खेल खेला। अर्थ तो संप्रेषण उसका हो ही जाता, अब इतने हम लोग पुराने हो गए कि अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन ध्वनि से जो अर्थ रेखांकित होता है, वो भाषिक अवचेतन में जो अनुभूजे हैं, वो पकड़ने का जो खेल है, वो पकड़ने की जो लीला है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। वो उससे हमारे भीतर के कई रंध्र खुल जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और ये ऊर्जा केंद्र खुलते हैं। तो इस तरह से मैंने कवियों के मुख से कविताएं सुन के तब उनका अनुवाद किया। असमिया में भी नीलिम कुमार, जब उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद मुझे दिए, लेकिन मैंने मूल असमिया कविता उनकी सुनी, और थोड़ी सी तो देखिए, संस्कृत चूंकि सबके बेस में है, इसलिए एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में जाने में, समझने में बहुत देर नहीं लगती है ना। मुझे सबसे ज्यादा तमिल समझने में दिक्कत होती है। कन्नड़ और मलयालम में भी संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द है,
तो वो धीमे धीमे कोई बोले तो उतनी दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा अभ्यास करने से हो जाता है। कम से कम अगर अर्थ किसी ने पहले बता दिया है तो फिर ध्वनि समझने में ध्वनि से जो अर्थ संचारित होते हैं वो समझने में देर नहीं लगती। तो एक तरह से बहुत ही मूक मेडिटेटिव मूड में मैंने ये सब ट्रांसलेशंस किए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अनुवाद के बिना संवाद अब नहीं होगा इस विश्वायन के समय में। हम जितने ज़्यादा अनुवादक ही हमारे समय के सबसे बड़े सांस्कृतिक चिंतक हैं, और जो बड़े हमारे चिंतक हुए वो सब के सब अनुवादक हैं। कम से कम 2-3 भाषाओं की खिड़की तो उनके सामने खुली है, क्योंकि हर भाषा एक नई खिड़की खोलती है, दुनिया को समझने की एक नई खिड़की। और जिसके पास जितनी खिड़कियां हैं वो उतना बड़ा हवा महल उसके सामने खुला है, उसका क्रॉस वेंटिलेशन उतना ही ज़्यादा समृद्ध होगा। इसलिए अब तो मुझे लगता है कि अनुवादकों के हाथ में ही ये दुनिया का वाद विवाद संवाद है। और मैं तो बहुत एक अदना सा प्लेयर हूँ, लेकिन इतने बड़े अनुवादक और चिंतक हुए हैं, मेरा सर उनके आगे झुकता है, क्योंकि वो निष्काम योगी है। वो किसी अपने को सेल्फ इफेसमेंट की जो हमारी एक सैद्धांतिकी है कि अपने को पीछे रख के और तब किसी थॉट वेव को आगे बढ़ाओ, ये बहुत बड़ी साधना है। और जो ये कर लेता है वो सचमुच निस्संग योगी हो जाता है। जी। और मित्रों, अनामिका जी आप फोन पे ही रहें, बस कुछ देर हम लोग और बातचीत कर लें। और मित्र जी, अनामिका जी फोन पर ही रहें। अच्छा। और मित्रों, हम लोग यह भी जानते हैं कि भारत के एक मशहूर अंग्रेजी कवि, वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त अंग्रेजी कवि सुदीप सेन जी की भी कविताओं का अनामिका जी ने हिंदी में अनुवाद किया, आत्मा का सौतेला बेटा। तो इसको लेकर भी कुछ अनुभव साझा करें। असल में हम जब छोटे थे कि जब हमने लिखना शुरू किया था, हमारी उम्र 23-24 साल की थी, तो साहित्य अकादमी ने एक नए कवियों का और अनुवादकों का, जो ऐसे कवि जो अनुवादक भी थे, उनकी एक वर्कशॉप आयोजित की थी। वो करीब इतने वर्ष पहले मेरा छोटा बेटा मेरे पेट में था, उस समय की बात है। हाँ, और ये इनकी नई नई शादी हुई थी। हम लोग दोनों वर्कशॉप में आए थे। उस समय हम लोगों से कहा गया कि जो भी वर्कशॉप में लोग हैं वो एक दूसरे की कविताओं का अनुवाद करें। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। बाद में हम इधर उधर हो गए, लेकिन जब बड़े होने के बाद फिर 1-2 बार मिलना हुआ कहीं कहीं, तो उसने कहा और हमने भी कि चलो मैं तो तुम्हारी कविताएं और करना चाहता हूँ, तुम भी मेरी करोगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं। फिर इस तरह से मैंने भारतीय अंग्रेजी कवियों में से काफ़ी को किया है, जैसे अरुंधति सुब्रमण्यम को भी किया है, अंजुम हसन को कर रही हूँ, रंजीत हसकोटे को कर रही हूँ। और इनका तो चूँकि ये मेरे सबसे पुराने अंग्रेजी कवियों में साथी थे और एक वर्कशॉप से हमने ट्रांसलेशन की शुरुआत की थी, तो इनकी तो एक पूरी किताब, और ये दिल्ली में उपलब्ध भी थे, तो इनकी पूरी किताब है। और इनके पूरी जर्नी जो है, पोएटिक जर्नी, वो कैसे कैसे इनके मुहावरे बदले, ये दुनिया भर में भ्रमण करने के बाद जब अपनी भाषा से संवाद करते हैं, जीवनानंद दास जी से संवाद करते हैं या अंग्रेजी कहने कवियों से संवाद करते हैं, तो बहुत अंतःपाठीयता इनकी कविताओं में और अनुभूजें बहुत है। तो अनुवाद करने में मुझे वो बुद्धिस्ट एक मैंने देखा था बहुत पहले, एक हीनयान का बौद्ध संत था, उसको मैंने देखा था। वो कहाँ देखा था मैंने? ओस्लो में। तो वो क्या करता था कि मंडल बनाता था, तो इनकी कविताएं, और वो रोज नया मंडल बनाता था। मंडल मतलब वो एक तरह से जो क्या उसको कहते हैं, विग्रह बनाता था बालू का, पूजा करने के लिए और ध्यान करने के लिए, और रोज वो बालू का वो विग्रह तोड़ देता था। तो मुझे लगा कि ये अनुवादक का काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कविता को तोड़ के पूरी कविता को मिट्टी की तरह सान के नए सिरे से उसको गढ़ने की जरूरत होती है, जब एकदम ही अलग स्वर की कविता हो, और फिर उसमें नए सिरे से वही स्वर भरने पड़ते हैं, जैसे वीणा में सुर भरने पड़ते हैं।
तो कहीं कहीं जब एकदम दूसरे तरह की तालछंद की कविताएं हों तो ऐसा करना पड़ता है। तो लंपिंग डाउन वाली जो एक तकनीक है, मैंने इनकी कविता में ज़्यादा महसूस की, क्योंकि इनके यहाँ विदेशी और देशी अंतपात बहुत है। इस तरह से अनुभव हर कविता कवि को करते हुए अलग अलग होते रहे। कि अनामिका जी के द्वारा जो फुटकर काम किए हुए हैं उसकी भी एक बड़ी संख्या है। कई कहानियां जो उन्होंने अनुवाद की हैं हिंदी से अंग्रेजी में, वे विभिन्न पत्रिकाओं में आई हैं। कई कविताएं हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फुटकर काम है अनामिका जी के भी, ये भी क्रमशः किसी न किसी समुच्चय के साथ, किसी न किसी बंध के साथ हमारे सामने पुस्तकाकार भी ये काम आएंगे। और मित्रों, अब चूंकि वे हमारे कारण से तनाव में ना आ जाए, उन्हें घर से निकलना है, सभी हमारे साथीगण मंगल कामनाएं दे रहे हैं यात्रा के लिए। बहुत तो बस धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। तो बस चलते चलते आपसे एक कविता सुन लेते हैं, और इस बीच पहली कड़ी से लेकर अब तक जो लोग आए इस एकाग्र में, मैं उनके नाम ले लेता हूं। आप बेशक 2 मिनट ले लें, तब तक मैं नाम ले लेता हूं। आप या तो फोन पर ही बने रहें, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको, तब तक मैं अपने वक्ताओं के नाम ले लेता हूं जो इस एकाग्र में आए हैं। आप कोई एक कविता छांट लें, बस 2-3 मिनट और लेंगे हम आपका। तो मित्रों, हम लोगों को अच्छा लगा कि अनामिका जी पर यह एकाग्र संपन्न हुआ। कई तरह की बाधाएं आई, जो आप देख रहे हैं आज भी कुछ दिक्कत हो रही है, मगर इन सब के बावजूद काम अंततः चला, और आज उसका समापन है इस महायज्ञ का। मैं तो यही कहूंगा 31 कड़ियों के साथ। पहली कड़ी में शिव दयाल जी आए, उन्होंने अनामिका जी की कविताओं पर और उनके उपन्यास आईना साज पर बात की। दूसरी कड़ी में मेरा वक्तव्य हुआ आईना साज उपन्यास को ही लेकर। तीसरी कड़ी में उषा किरण खान जी आई, उन्होंने त्रिनधरी ओट पर अपनी बात रखी, उनके उपन्यास। और चौथी कड़ी में हमारे साथ मदन कश्यप जी आए, उन्होंने अनामिका जी की कविताओं पर बात की। इसी तरह से रेखा सेठी जी आई, उन्होंने बराबरी के हक में अनामिका की कविताएं किस तरह अपनी भूमिका निभाती हैं, इस पर बात की। निशा नाग जी ने लगभग क्या उनके सभी उपन्यास पढ़ रखे हैं, तो उनके उपन्यासों में किस तरह से प्रेम का शास्त्र उभर कर आता है, इस पर निशा नाग ने बात रखी। ए अरविंदाक्षन जी ने उनकी कविताओं पर बात की। इसी तरह से अनामिका जी पर 3 पत्रिकाओं के विशेषांक आए हैं, तो साखी और कवि कुंभ और जो अपनी ये जो वहाँ से पत्रिका आती है जयपुर से, अभी नाम याद आएगी मुझे उसका, साहित्य समर्था। तो इन 3 पत्रिकाओं के संपादकों से भी बात हुई। साखी में जो संपादक हैं सदानंद शाही जी, और एक आलोचक और इस अंक के लिए कंट्रीब्यूटर अवधेश प्रधान जी की बात हुई। राजेश जोशी जी ने, हमने शुरू में भी बात की कि किस तरह से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास पर अपनी बात रखी। कान्जी पटेल, हमारी कोशिश रही कि भारतीय साहित्यकारों से भी कुछ लोग आ सकें। गुजराती के जाने माने कवि और अंग्रेजी के लेखक कान्जी पटेल जी ने भी अनामिका जी की स्त्री कविता पर बात की, जहां किस तरह से असहमतियां हैं, विरोध से अधिक असहमति के मूल स्वर को उन्होंने रेखांकित किया। अनामिका जी के वक्तव्य में और अलग अलग संदर्भों में उनके पुत्रों की चर्चा होती है। हमने कोशिश की कि वे लोग भी आ सकें, तो लंदन से उत्कर्ष अमिताभ जी ने भी अपनी बात रखी, और जो उनके दूसरे बेटे हैं छोटे वाले उन्नयन अमिताभ, वे हांगकांग से हमारे बीच आए। इसी तरह से वंदना राज जी ने अनामिका जी की कविताओं पर बात की, सृजन का भविष्यगामी राग। और फिर जो अनामिका जी के जो अनुवादक हैं, आज स्वयं उनके अनुवादक पक्ष पर चर्चा हो रही है, मगर जो अनामिका जी के अनुवादक हैं, जो मराठी में हैं, जो बांग्ला में हैं, जो उड़िया में हैं, उनमें से कुछ एक से हमने बात की। तो राजा होलकुंदे जी ने जो अनामिका जी की किताब जो जिस पर साहित्य अकेडमी भी उन्हें प्राप्त हुआ, टोकरी में दिगंत, इसकी यह पूरा संग्रह उन्होंने हिंदी से मराठी में अनुवाद किया है।
राजा होलकुंदे जी ने। यह शीघ्र ही साहित्य अकेडमी से प्रकाशित होगी और हमारे बीच होगी। तो राजा होलकुंदे जी ने अनुवाद अनामिका जी की कविताओं पर बात की एक अनुवादक की नजर से। इसी तरह से रेणु यादव ने त्रिनधरी ओट के बहाने अपनी बात रखी। विनीता सिन्हा एक और अनुवादक अनामिका जी की, जो जिनकी किताब भी है द वैशाली कॉरिडोर नाम से, जिनमें अनामिका जी की कविताएं हैं और भी कई उनके काम हैं। विनीता सिन्हा जी के, जिन्होंने अनामिका जी की कविताओं के हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किए, उनका वक्तव्य हुआ और उन्होंने अनामिका जी के साथ संवाद भी किया। इसी तरह से अभी अमिताभ राजन जी का भी संदर्भ आया। पूर्व प्रशासक और शिक्षाविद लेखक अमिताभ राजन जी ने भी अनामिका जी के साहित्य के बहाने जो उनमें पारिवारिक सामाजिक संदर्भ आते हैं उस पर बात की। अमिताभ राजन उनके बड़े भाई हैं और लगभग सारी कड़ियां वे सुन चुके हैं, उनकी बात हुई। और फिर मित्रों, हमने कहा अनामिका जी से कि यह जो ये मुझे 1 मिनट का समय दे। शिक्षक दिवस की जो बात हुई थी, हमने शुरू में भी कही थी। तो शिक्षक दिवस पर किस तरह से अनामिका जी अपने पिता, अपनी माँ, अपने गुरुओं और अपने पूर्ववर्ती लेखकों को याद करती हैं। कई किताबों में भी बातें आई हैं और कई अन्य जगहों पर, तो उसको लेकर भी एक वक्तव्य यहाँ हुआ। कवि कुंभ के संपादक रंजीता सिंह फलक जी का वक्तव्य हुआ। कवि कुंभ का जो विशेषांक आया अनामिका जी पर, उसको लेकर। इसी तरह से अनामिका जी की कविताओं का शून्य नाट्य समूह की ओर से कई बार उसकी प्रस्तुतियां हुई हैं। तो उसके जो निर्देशक हैं रमा यादव जी, वे आई और उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 3 और उनके साथ थे, तो कुल 4 नाट्यकर्मियों ने अनामिका जी की कविताओं का पाठ किया। इसी तरह से प्रियदर्शन जी ने अनामिका जी की कविताओं और उनकी कथाओं पर, उनके उपन्यासों पर अपनी बात रखी। और जो मैं बात कह रहा था अनामिका जी की कहानियों को लेकर, तो 2 कहानियों का पाठ भी यहाँ हुआ। आप इन कड़ियों को देख सकते हैं जनसुलभ पुस्तकालय कहान कोश के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी, दोनों जगहों पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो शंपा शाह जो शिल्पकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने इमारत की पायदारी और संविधा, ये 2 कहानियां अनामिका जी की हैं। तो इन पर इनका पाठ किया और इन पर उनसे चर्चा हुई इन कहानियों को लेकर। इसी तरह से ऋत्विक भारतीय का काफी काम है और एक सुदीर्घ जुड़ाव रहा है। कुछ किताबें संपादित की हैं और जो एक पत्रिका है अनामिका जी पर जो विशेषांक आया, तो उस पर भी, उसका भी अतिथि संपादन ऋत्विक भारतीय ने किया है। तो ऋत्विक भारतीय का भी वक्तव्य हुआ उस पत्रिका के बाबत और जो उनके अन्य काम हैं, जो जुड़ाव हैं, उसको लेकर। इसी तरह से रजनी गुप्त जो कथाकार हैं, उन्होंने अनामिका जी के कथा संसार में उदात्तता और सौहार्द के समाहार को लेकर अपनी बात रखी। और साहित्य समर्था जो पत्रिका है नीलमा टिक्कू जी जिसकी संपादक हैं और जो जयपुर से आती है, तो यह जो विशेषांक अनामिका जी पर आया साहित्य समर्था का, इस पर नीलिमा टिक्कू जी से भी बातचीत हुई। और जो हमने एक योजना बनाई थी कि क्यों नहीं लेखक से, उपन्यासकार से उनके उपन्यासों पर उनकी दृष्टि को समझा जाए, उन उपन्यासों में से कुछ एक अंशों का पाठ किया जाए। तो इसके लिए हमने अनामिका जी से अनुरोध किया और उन्होंने एक ही साथ, एक ही कड़ी में अपने अब तक प्रकाशित 8 उपन्यासों पर बात की। इसी तरह से कस्तूरका मिश्र जी की भागीदारी हुई। उन्होंने अनामिका जी की कविताओं का गायन किया है, पाठ किया है। उन्होंने अनामिका जी की और उनके पिता की कुछ एक रचनाओं का पाठ किया। इसी तरह से बांग्ला में सुप्त श्री सोम आई बांग्ला भाषा से, उन्होंने अनामिका जी की कविताओं का बांग्ला में अनुवाद किया है। तो सुप्त श्री सोम जी का भी वक्तव्य हुआ। उन्होंने जो कविताएं हैं अनामिका जी की बांग्ला में, उनका पाठ किया और उसका जो हिंदी वर्जन है उस पर उसका पाठ मैंने किया। उस पर हमारी ओर से कुछ बातचीत हुई। इसी तरह से राजीव कुमार शुक्ल जी का वक्तव्य हुआ। उन्होंने भी अनामिका जी के साहित्य
को एक समग्र रूप में देखकर अपनी बात रखी और आज एक रचनाकार व्यक्तित्व पर एक समकालीन जो एक जिसमें एक बहनापा भी है इन दोनों रचनाकारों के बीच, प्रत्यक्षा जी और अनामिका जी के बीच। तो इस पर आज हम लोगों ने प्रत्यक्षा जी को सुना, चेतना से स्पंदित एक रचनाकार, और अंततः आज की यह अंतिम कड़ी, 31वीं कड़ी, जिसमें हम लोग अनामिका जी को सुन रहे हैं। काफी समय हो गया है, मैं अनामिका जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी एक कविता का पाठ करें और इसके बाद हम लोग इसको विराम दे देंगे। जी अनामिका जी। कविता बहुत छोटी सी चुनी है, विदा ले रही हूँ, और इसका शीर्षक है वानप्रस्थ। हे भंते, नहीं जानती मेरे जीवन का हासिल क्या, मेरे वे सारे संबंध जो बन ही नहीं पाए, वे मुलाकातें जो हुई ही नहीं, वे रास्ते जो मुझसे छूट गए या मैंने छोड़ दिए, उड़ के दरवाजे जो खोले नहीं मैंने, शब्द जो उचारे नहीं और प्रस्ताव जो विचारे नहीं, मेरे सगे थे वही जिनकी मैं सगी न हुई। करते हैं मेरी परिचर्या इस घने जंगल में वे ही, जब आधी रात को फूलती है वह कुमुदनी मेरी हताहत शिराओं में, और टूट जाती है नींद। एक पक्षी चीखता है कहीं विरह दग्ध, आसमान भी किसी आहत जटायु सा बस गिरा ही चाहता है मेरे कंधों पर, और उमड़ता है हृदय में सन्नाटा प्रलय मेघ सा। भंते बताइए कैसे समझे कोई कौन सगा, बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, पर वे मुस्काए तो ऐसा लगा कह रहे हैं वे, जिसकी उपस्थिति चित्त की लौ को निष्कंप करे, वही सगा अनामिका, सगा वही जो तुमको मंथर गति से सीधा चलना सिखाए, बढ़ना सिखाए, जो ऐसे जैसे कि युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता। बहुत धन्यवाद साथी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी। और यह क्या संयोग रहा कि कल ही हम लोग कुशीनगर में थे और बुद्ध की धरती पर कविता श्रृंखला में हम लोगों ने भागीदारी की, और आज इतनी सुंदर कविता बुद्ध के बहाने और बुद्ध को लेकर आपने रखी, बहुत ही अच्छा लगा। मित्रों, यह एकाग्र किसी असमाप्त कविता, किसी असमाप्त कथा की तरह ही है, बस इसे कहीं न कहीं विराम लेना था, तो आज यह एकाग्र और यहीं आज पर मेरे विराम साथ लेता जो है। जुड़े हैं उन लोगों का हाथ पकड़ के मैं उनको बहुत प्रेम से देखती हूँ, वो मेरे जीवन भर के सहचर हुए। नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी जुड़ने के लिए। और आज की यह नमस्ते शाम शिवदयाल जी, नमस्कार। जी, शिवदयाल जी से ही यह एकाग्र शुरू हुआ, और क्या शुरुआत अच्छा हुआ कि जी। क्या शानदार शुरुआत रही, तो बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोग आपको दीप्ति, बहुत यात्रा के लिए धन्यवाद। नमस्ते। शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस एकाग्र में पुनः शामिल होने के लिए। अच्छा शिवदयाल लगा जी, कि बहुत आपके नमस्ते। साथ यह एकाग्र आज विराम ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो मित्रों, अनामिका जी पर यह एकाग्र यहीं विराम लेता है। हमारी ओर से यही कोशिश रही कि अधिक से अधिक उनके पक्ष हम ला सकें। आप लोगों ने जिस तरह से स्नेह दिया और जितने प्रेम भाव से इस एकाग्र में बतौर भावक, बतौर वक्ता शामिल हुए, आप सभी लोगों का
अनंत आभार। ये सभी कड़ियां आप इस चैनल पर, यहाँ फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसी नाम से जो यूट्यूब चैनल है जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश, आप वहां जाकर भी इन कड़ियों को देख सकते हैं। हम लोग फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या।